हेलो एंड वेलकम टू दिल्ली बाइट्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन। जब आप दिल्ली बाइट्स पर आते हो तो कहीं ना तो कहीं एक पहली जर्नी, प्रथम दृश्य तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर शुरू होती है। हाई प्रोबेबिलिटी कि हो सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर, ठीक है। लेकिन जब आप एग्जाम देते हो तो पता चलता है कि अच्छा यार, अब हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छे खासे लोग हैं जो नहीं भी होता है, चाहे एक नंबर से हो चाहे दो नंबर से हो। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसा तो है नहीं कि कोई आपसे कम इंटेलिजेंट है, कोई आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है या क्या है। हर लाइफ में एक चैप्टर होता है, जब कंप्लीट हो जाए तो उसको बंद कर देना चाहिए, और आपके अंदर जेनुअनली कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है तो अगले वाले चैप्टर में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट शो करिए। जैसे ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कोई बात कह रहा हूं तो आप उसको सुन के समझ लोगे और बहुत जल्दी इंप्लीमेंट कर लोगे, क्योंकि सबसे कठिन काम होता है अपना कंफर्ट स्पेस छोड़ना और अपने एटीट्यूड में कुछ बदलाव लाना। उदाहरण के तौर पर कल शाम को मेरे साथ कुछ ऐसा वाक्य हुआ जहां पर कुछ ऐसी बात हुई। आई वॉज टॉकिंग टू माई एल्डर ब्रदर, कुछ ऐसी बात हुई कि हम लोग ऐसे ही करने लगे कुछ किसी के बारे में बात। तो हमने कहा अच्छा, जिसकी जितनी कम इज्जत रहती है उसको अपनी इज्जत की उतनी ही परवाह होती है। जितना आपको कम जानते रहेंगे, अरे लोग क्या कहेंगे, जितना तुमको कोई जानने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब ये बात मैं कल ड्यू के जो है बैच में समझा रहा था, कुछ ऐसे ही मैंने बोला। तो हमने कहा कि कभी भी करियर में जो है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो है नेक्स्ट स्लैब में चले जाना चाहिए, काम करना चाहिए। और कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि बेवजह अपना इज्जत बना रहे हो। इससे क्या होता है कि सही रिजल्ट पर नहीं पहुंचते हो आप। कहीं पर कोई खामी है तो उस पर विचार करना, उसमें सुनना कोई बुराई नहीं है। तो अब जैसे ही 30 मिनट में समझाया होगा, मैं समझाया हूं मैं, और जैसे ही क्लास एंड हुआ तो एक लड़की वेट कर रही थी, और क्लास ऑलमोस्ट मेरी क्लास मान के चलो कि चली जाती है 12 बजे तक मोटी मोटा। ठीक है, तो क्लास के बाद वो अकेले वेट कर रही थी, कह रही सर हमको अकेले बात करना है। हमने कहा, तो मैंने ऐसे ही मजाक किया, हमने कहा ब्रेकअप हो गया क्या, अकेले क्यों बात करना है, ऐसा क्या बात करना है आपको। तो कहती फिर बताई कि सर वो जो बात आपने शुरुआत में कही कि जैसे मान लो किसी का गैप ईयर ज्यादा हो जाए, किसी का 1-2 साल गैप हो जाए किसी कैंडिडेट का। तो हमने कहा कि 1 से 2 साल तैयारी करके देख लेना चाहिए, और उसमें रिजल्ट प्रोड्यूस हो तो ठीक, नहीं तो फिर आगे वाले चैप्टर पर बढ़िए और वहां जाके फिर चीजों को बेटर करने का ऑप्शन आपके पास हमेशा रहेगा, किसी भी स्टेज पे आप बेटर कर सकते हो। वो क्या पूछती है मेरे से, वो सबका वेट कर रही थी जाने का। हमने कहा एंड में क्यों पूछा। वो सर हमको, मतलब कि हमको आपसे शेयर करना था ये बात कि मेरा 3 साल का गैप है। तो जब मीटिंग एंड हो गया तो पता मैं क्या रियलाइज किया, इसी इज्जत की मैं बात कर रहा था। तुम आधा घंटा किल किए वेट करते हुए, और बाकी के बच्चों को ना जेन्युइनली कुछ पड़ी नहीं है तुमसे। वो अगले दिन पूछ दूंगा ना कौन था जो बता रहा था कि मेरे सब्जेक्ट में ये इशू था, कोई नाम भी नहीं बता पाएगा उसका। तो ये होता है जब आप इज्जत, मतलब बेवजह जब इज्जत की बात कर रहे हो, बेवजह इज्जत की बात, मतलब तुम्हारा अगर वो गैप है, तुम 4 लोगों से डिस्कस करोगे तो पहले तो ये हो सकता है कि टीचर के लाइफ में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे लाइफ में कोई मिस्टेक हुआ है, उससे और लोग देख के मोटिवेट हो। पहला चीज तो ये कि अच्छा ऐसे मेरे साथ भी गुजर रहा है, वो अगला तो 3 का ड्रॉप हो गया, मेरा तो 1 ही 2 का था। पहले उसको अच्छा फील होगा, चाहे जिस भी कारण से हो। ठीक है, मतलब नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में भी मैं बोलूं तो वहां पर थोड़ा सा आप देखो ना। मैं आधा घंटा 1 घंटा समझाया शुरुआत में, इसका मतलब नहीं कि मीटिंग एंड हो गया तो आप बात समझ गए। तो कहने का सेंस है कि एक सेंस ऑफ जो एटीट्यूड जो मैटर करता है, कि अपने एटीट्यूड में हमको थोड़ा सा बदलाव लाने की जरूरत होती है। अब जैसे सीटेट का ही रिजल्ट आप लोग देख लीजिए। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बीएड फर्स्ट ईयर में थे, इस साल से अलाउ कर दिया गया था। बहुत थे क्वालिफाइंग ईयर में थे, बहुत पासिंग आउट ईयर में थे। कुछ लोग ऐसा होता है कि भाई वो मानते हैं कि यार मेरा माइंड इतना जल्दी जल्दी वाइब्रेंट काम नहीं करता है, तो किसी को गुरु मान लेते हैं कि चलो भाई ये सर कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। सर ने कहा कि चलो भाई ज्वाइन कर लेते तो कर लेते और पास भी हो गए, चाहे 1 नंबर से पास हो चाहे 2 नंबर से, चाहे वो बाद में देख के अपना स्कोर इंप्रूव करते रहे। केस वन। फिर कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं, देखा सर मैंने नहीं ज्वाइन किया, उसके बाद भी मेरे 112 नंबर, मेरे 113 है। अब मैं कॉलेज का नाम नहीं लूंगा, आईपी के किसी एक्स वाई जेड कॉलेज में, जिस कॉलेज को मैं जेन्युइनली अंदर से मानता हूं कि ये कॉलेज में एडमिशन, अगर वो कॉलेज वाला तुमको पैसा दे तो भी वहां पढ़ने नहीं जाना है, तो वो उसी कॉलेज का स्टूडेंट था। अब मैं नाम नहीं लूंगा। तो तो मैं देखा कि अच्छा सोचो, टीचर बनने वाले इतना कॉमन सेंस नहीं काम कर रहा है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं इसी डेली बाइट्स पर बहुत मेहनत से कर रहे थे, उसके बाद हो सकता है कि वो 1-2 नंबर से पास है, और अच्छे खासे मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट 80% डेली बाइट्स के स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 115 तो मिनिमम कर रखा है, ऑलमोस्ट 110 तो कर ही रखा। 120 एंड अबव वाले अच्छे खासे हैं हमारे पास, अच्छे खासे स्टूडेंट्स हैं 120 एंड अबव वाले।
तो जब तुम स्कूल में तैयारी करते हो, बोर्ड की, 12th की, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं बिना पढ़े भी 70-80%, 90% ले आते हैं। बहुत से होता है साल भर बहुत सारे कोचिंग, फलाना सर, ये फिजिक्स का अलग कोचिंग, केमिस्ट्री का अलग कोचिंग, बहुत कुछ करते हैं, उसके बाद भी नहीं कर पाते हैं। तो अब एक टीचर हो के तुम ये भी पोटेंशियल नहीं गेज कर पा रहे हो कि यार बहुत से ऐसे बच्चे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम की तैयारी करते हैं, नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। अब मैं अपने टीम में पूछ दूं कि तो सब बोल देंगे नहीं हमने ऐसा प्रिपरेशन नहीं किया था। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अगला आदमी भी वैसे ही कर लेगा। तो टीचर हो, पहले इतनी तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग काम नहीं कर रही है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इसी बहाने, बैच के बहाने रिदम में रहते हैं, रेगुलरली आते हैं, पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, सारा कुछ सीखते हैं, और टीचर से आपको बहुत कुछ गाइडेंस मिलता है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि तुम क्लासेस पढ़ ली और चैप्टर क्लोज हो गया वहां पर, ठीक है। इट इज नॉट जस्ट ओवर। अब जैसे आप लोगों को एक छोटा सा उदाहरण दूं, रिसेंटली जो है केवीएस का वैकेंसी फॉर्म वॉर्म आया था, केवीएस, एनवीएस, DSSB। आप लोगों का जो अभी छोटा सा अचीवमेंट है सीटेट, जिससे ज्यादा कुछ आपको बहुत मिलने वाला नहीं लाइफ में, उसमें मैं अभी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ 2-4 बड़ी बड़ी चीजों पर बात कर लें थोड़ा, ठीक है। तो केवीएस, एनवीएस, DSSB पर मैं आऊं तो रिसेंट डेज में ना उनके एग्जाम्स हुए। तो दो आई डोंट स्लाइटेस्ट ऑफ द, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है जाने का, बट आई जस्ट कि ठीक है ओके, देखते हैं कि चल क्या रहा है। तो मतलब ग्राउंड लेवल पे जब बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनका माइंडसेट क्या है। तो आपको, चाहे आपने ना भरा हो, आपको मैं ऐसे ही एक फैक्ट बता दे रहा हूँ। नवंबर में केवीएस का फॉर्म आया था, और दिसंबर और जनवरी में जो है उनको हार्डली टाइम मिला होगा, जब तक वो समझे होंगे कि फॉर्म भरे हैं, अभी सब महीना भर यही डिसाइड कर रहे होंगे कहाँ ज्वाइन करें। बहुत सारे लोग हैं हम सबसे सस्ता दे रहे हैं, हम सबसे सस्ता दे रहे हैं, ये वाले क्लेम में आदमी फंसा रहता है। जब तक वो ज्वाइन किए तब तक पहले फरवरी के वीक से एग्जाम शुरू। अब ये बात आप जेन्युइनली समझ लो, आप लोग सब लोगों ने बीएड एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि आपके चॉइस वाला कॉलेज आपको नहीं मिला होगा। देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि तुम वहां चाह रहे तो वहां ना मिला हो। अब तुम ये बात सोच लो कि वो जो बच्चे हैं जॉब के नाम पे लाखों बच्चे फॉर्म भरे कट थ्रोट कंपटीशन में, और वो जनवरी का महीना मिला था उनको और दिसंबर का। तुम सोच लो वो कितना प्रिपेयर किए होंगे कि एग्जाम क्वालिफाई कर ले। क्योंकि जिस दिन एग्जाम का फॉर्म आता है ना, उस दिन ये जो सारा कुछ आप सीटेट में स्कोर किए हो ना, ये वापस उसको पढ़ने का दिन नहीं होता है। अब तुम वापस से जाओगे जो है सीजीपी में क्या है, सीडीपी में क्या है, और फलाना सब्जेक्ट में क्या है, इसमें क्या है, उसमें क्या है, अगर वो तुम वाकई में जेन्युइनली गेज करने जाओगे तो आप एग्जाम से पहले ही बाहर हो। लेकिन होता क्या, हमारा मन मानता नहीं है, हम ट्रुथ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि उसमें नहीं हो रहा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर केवीएस के पेपर में 180 क्वेश्चन आया था, तो जो सारा कुछ आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईपी और इन सब के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हो, वो सेक्शन देखो कि 80 नंबर में पूछ रखा है। अब एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए तो हर सेक्शन इंपॉर्टेंट है भाई। अगर जेन्युइनली लिस्ट में आना चाहते हो, मेरिट लिस्ट में, अच्छा तो सब कर रहे हैं। 2 नंबर से नहीं हुआ, 4 नंबर से हुआ, 5 नंबर से नहीं हुआ, मतलब अच्छा तो सब कर ही रहे हैं, कोशिश तो सब कर रहे हैं, कच्चा पक्का सब कोशिश कर रहे हैं। अब देखो जो फाइनल जब रिजल्ट वो बन रहा है, पेपर आ रहा है, पेपर में क्या हो रहा है। पेपर में सिंपल सा एक फंडा दिख रहा है कि भाई ये 80 नंबर का क्वेश्चन वो है जो हमने उस समय पढ़ा था, और बाकी का 50 नंबर 60 नंबर का क्वेश्चन वो है जो मैंने सीटेट के समय पढ़ा था। और जिसने उस पर पॉलिश अपना बढ़िया रखा है, ठीक है, जिसने अपना उसमें पॉलिश बढ़िया रखा है, वो बच्चा ऐसा हो रहा है कि सारा कुछ जब कंबाइन कर रहा है तो जब एग्जाम दे रहा है तो उसका एग्जाम निकल रहा है। क्योंकि जॉब वाले में क्या होता है ना, आधा नंबर, 1 नंबर भी तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। ये बहुत लोगों को भी फील नहीं होता कि आधा नंबर 1 नंबर क्या है। किसी एग्जाम में 2 नंबर 5 नंबर से रह जाओगे ना, तो तुमको समझ में आएगा ये क्वेश्चन करेंगे। और जब जॉब की बात आ जाती है ना, वहां आधा नंबर 1 नंबर बहुत काउंट करता है भाई। ऑफन मैं समझाता हूं, तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि जब नहीं रिस्पेक्ट रहता है तो आदमी और ज्यादा वो सोचता है कि मेरा रिस्पेक्ट है, तो वहां बात समझ में आ नहीं रही मैं कह क्या रहा हूं, कि अपने अंदर बदलाव कैसे लाए, तो वो 1 नंबर 2 नंबर वाली बात में फोकस नहीं करते हैं। तो ऐसे ही सीटेट का रिजल्ट है, मैंने बताया किसी बच्चे ने बोला कि हम तो ऐसे ही कर लिए। नहीं, तुम वैसे ही कर लिए, अब तुमको एक खराब एटीट्यूड दे रहा है। अरे कोई बहुत बड़ा तीर नहीं चला दिया, ठीक है। कहने के सेंस है कि अलग अलग कैंडिडेट का अलग अलग पोटेंशियल, एक टीचर के तौर पे इतना बुनियादी अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। फिर आता है कि सर अच्छा, अब तो सीटेट में अच्छे खासे लोग हैं, आप लोग मेजॉरिटी ऑफ यू हैव क्वालिफाइड, एंड मैं देख पा रहा हूँ जैसे कि जितने लोग का मैं नाम देख रहा हूँ ऊपर, ये सब लोग ऑलमोस्ट 115 120 अबव है, किसी का उससे कम भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जितने लोग जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जिनका 90 से अबव है, आप सब क्वालिफाइड हैं। जितने भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जिनका 82 एंड अबव है, सब क्वालिफाइड है। कोई अपने नंबर से सेटिस्फाइड नहीं है, आप वापस एग्जाम देके इंप्रूव करते रहिएगा। इन मीन टाइम आप क्या करो, अपना बढ़िया सा सीवी उवी बनाओ और अप्लाई करना शुरू करो, पहले तो रिजेक्शन के लिए।
क्योंकि इससे आपको ये समझ में आएगा कि भाई सबका जो सारा कुछ किया अभी तक कोई वैल्यू नहीं दे रहा हमको इस बात पे। ठीक है, पहले आप रिजेक्शन के लिए तैयार होइए, 4 जगह जाओ, फिर तुमको कोई एक ऐसा होगा जो तुमको अपॉर्चुनिटी देगा, फिर आपको कोई अपॉर्चुनिटी देगा, और अपॉर्चुनिटी किसी भी फील्ड से आ सकती है, कहीं से भी आ सकता है। हो सकता है कि आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए इंटर्न भी काम करना पड़ जाए, लेकिन अगर आप इस साल बीएड कंप्लीट कर रहे हो तो आपको जॉब की इमीडिएट जरूरत पड़ जाएगी, घर वाले आपसे पूछना शुरू कर देंगे, तो आप लोग अपना सीवी बना के अप्लाई करना शुरू करिए। जो भी ऐसे हैं जो क्वालिफाइंग ईयर में नहीं है, वो देखें कहीं ऐसी जगह हम ज्वाइन करें जहां सीखें। वो स्कोर कार्ड कुछ नहीं है, वो स्कोर कार्ड आपको एक डेफिनेशन देता है कि एक बुनियादी जो है टीचर एजुकेशन के फील्ड में आपको अंडरस्टैंडिंग है, आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस देता है। और ये भी ध्यान दीजिएगा, आज के जमाने में मतलब पिछले 2-3 साल में जो चीजें जिस तरह से बदली है, बहुत किस्मत वाला है आदमी कि जिस ईयर पास आउट हो उसी ईयर गवर्नमेंट जॉब आ जाए और आप एलिजिबल हो। क्योंकि क्या है ना, जिस ईयर पास आउट हो गए ना उस साल नहीं आएगी गवर्नमेंट जॉब। आखिरी केवीएस की वैकेंसी आई थी 2018 में, अगली आई है 2023 में, अगला चुनाव कब है? 2029 में, 2028 में। हो सकता है बहुत लोगों की शादी हो जाए और आपका नेक्स्ट जनरेशन भी आ जाए। हाँ, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी, इट माइट साउंड स्टूपिड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी है, हाई प्रोबेबिलिटी है। तो है क्या, जितना ज्यादा फैक्ट को एक्सेप्ट करोगे उतना ज्यादा आप सही जगह पर पहुंचोगे। जितना ज्यादा फैक्ट को एक्सेप्ट करोगे कि भाई ये ऐसे होगा वो ऐसे होगा, अब उस दिन क्या होगा, ये जितने फैक्ट्स पढ़े हो ना भूलते जाओगे। जो कुछ भी पढ़े हो तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि कोई बच्चा ऐसा हो कि रिसेंटली उसने ज्वाइन किया हो और लास्ट ईयर 2022 में उसने कंप्लीट किया हो जुलाई में और दिसंबर में वैकेंसी आ गई हो। 5 में एक स्टूडेंट का ऐसा केस होगा। और ध्यान देना, वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, लेकिन क्योंकि अभी भी पास हुआ है, उसको लग रहा है कि ऐसा ही आता है हर साल, हम पास आउट होंगे और केवीएस की वैकेंसी आ जाएगी, एनवीएस आ जाएगी। उसको भी एहसास नहीं, उसकी ग्रेविटी का एहसास नहीं है उसको। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन के पीछे बहुत सारा वो है, और उसमें सीटेट एक बहुत मेजर रोल प्ले करेगा आपका मेंटल प्रिपरेशन के लिए, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए। और प्राइवेट जॉब में तो सीटेट अब एक बुनियादी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहला चीज जो आपको करना है कि अपना एक बढ़िया सा सीवी तैयार करिए, और जितने भी स्कूल्स आपको लगता है आपको अप्लाई करना है, आप उनके वेबसाइट पर जाइए, उनका एप्लीकेशन सालों साल ऑन रहता है, एटलीस्ट आप अपना सीवी भेज दीजिए और अप्लाई कर दीजिए। एटलीस्ट अगर आपको लगता है कि स्कूल में जाके जॉब करना, जो भी पास आउट हो रहे हैं इस साल, बाकी के जो भी बीएड वगैरह में अभी पढ़ रहे हैं, वो आप कोशिश करिए कि कहीं कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप सीख सकें बहुत सारा कुछ। ठीक है, निकिता आप मुस्कुरा रही हैं। ठीक है, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ, नहीं चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत कुछ सीख रही हैं। ठीक है, हाँ जी तो सर। ऐसे ही करके आप लोग अपना अपना रास्ता जब ढूंढोगे तो आपको मिलने लगेगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने 115 प्लस स्कोर किया? जस्ट रेज योर हैंड, देखें इसमें यहाँ कितने लोग बैठे। 115 प्लस, ये बटन लगा होगा वहां रेज करना है हैंड। अच्छा ठीक है, वरुण, सुजाता, श्रुति, चंद्रिका, प्रिया, निकिता, प्रांजल, अंकिता, टीना, ये अच्छा यार, रिमझिम मैम। ठीक, तो सबसे ओवर टू यू मैम, ये आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोगों का ज्यादा एफर्ट है, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट प्रोड्यूस कराने में तो आप लोगों का है। जिनका भी 115 120 प्लस स्कोर है, बहुत अच्छा है। कितने लोग हैं जिनका 110 प्लस है? अपना हैंड रेज रखिए आप लोग, कितने लोग हैं 110 प्लस वाले हैं? 100 प्लस वाले कितने हैं? रेज योर हैंड। अच्छे खासे हैं, गुड। अच्छा, जितने नहीं है 100 प्लस वाले, पास आप हैं 100, आप अगली बार ले आइए। ठीक है, अच्छे खासे स्टूडेंट हैं डेली वाइट्स पर, मैं देख रहा हूँ जिन्होंने अच्छा खासा स्कोर कर रखा है। और कितने हैं 120 प्लस वाले भी अच्छे खासे हैं। ठीक है, ओवर टू यू रिमझिम मैम। आई थिंक पहले आपको बात करना चाहिए मेरे से पहले, कहीं ना तो कहीं थोड़ा सा आपका जो है जिम्मेदारी इस बात पर बढ़ता है, क्योंकि आपके स्टूडेंट हैं, और सीडीपी और कनिका मैम, ईवीएस, ठीक है, इन लोगों ने कवर किया। और मैं जेन्युइनली बताऊं, इन टीचर्स के लाइफ में भी बहुत सारे पर्सनल प्रॉब्लम्स रहे हैं पिछले दिनों, और ये लोग ना उसको टैकल करके करते गए हैं। कोई अगर स्पेशल एजुकेशन से बीएड कर रहा होगा ना, तो उसके साथ और चैलेंज होता है काम वाम को लेकर, स्किल वगैरह को लेकर।
और नुपुर मैम जो डेली बाइट्स पे काम शुरू की तो बीएचयू में ऑलरेडी एनरोल्ड थी, इन सब चैलेंजेस के साथ वो लोग कर रहे थे, चाहे कनिका मैम हो, चाहे रिमझिम मैम हो, इन सब की पर्सनल लाइफ में अलग अलग तरह का चैलेंज रहा है, जहां पर हमारे साथ के बहुत सारे ऐसे लोग थे जॉब या इंटर्नशिप या सीखने के नाम पर लोग सरेंडर कर दिए थे, ठीक है, और इन लोगों ने वहां पे बेटर वो प्रोवाइड किया है। तो ओवर टू यू रिमझिम मैम, ऑल योर्स, आपको जो भी लगे, यू पीपल आर, ऑल द स्टूडेंट्स आर फ्री टू टॉक टू मैम। आई होप मैम इज हियर। अच्छा, रिमझिम मैम इज नॉट, अच्छा यस मैम, देन ओवर टू कनिका मैम। Sir, I'm here. Thank you, sir. Thank you for so much appreciation and good evening, all of you. Good evening, Good ma'am. evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good क्या हाल चाल है सभी के? बहुत बढ़िया मैम। ऑल गुड मैम, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया, एकदम चमक रही हूँ। बल्ब जला दिया है और मैं चमक रही हूँ। और आप सबके रिजल्ट का सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। एंड सर हैड सेड कि मतलब आप टीचर्स हैं, आपका भी बहुत बड़ा रोल है, बट मुझे लगता है कि टीचर से ज्यादा बच्चों का रोल होता है जब वो अपने आप को कंसिस्टेंट वे में रखते हैं क्लास में। टीचर तो सभी हैं, सभी कर रहे हैं, सभी उतना जो मेहनत करना चाहते थे, जो भी करना चाह रहे थे, टीचर हर दिन आके क्लास में पढ़ा रहा था। लेकिन वही यहीं में से कुछ बच्चे हैं जिन्होंने 120 स्कोर कर लिया, यहीं पे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने 100 प्लस कर लिया है, मतलब है ना। तो 100 से भी नीचे चले गए हैं। तो दैट इज व्हाई आई से कि तुम्हारा सबसे बड़ा हाथ है, अपने लिए क्लैप जरूर करना। टीचर्स तो हैं, वो तो हमेशा रहेंगे, वो तो रहेंगे ही। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू। मुझे तो मतलब इतनी ज्यादा खुशी है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरा ये इसमें दर्द हो रहा है शाम से। थैंक यू सुन करके। और वाकई बहुत अच्छी बात है। और सर मैं शायद इससे आगे कुछ नहीं कह पाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। हमारा बैच बहुत अच्छा करके गया है, इसलिए देखिए पास आप ऐसे हो जाते हैं, ओवरवेलमिंग। हाँ, एंड स्कोर को लेकर पता है, जेन्युइनली सेइंग, फ्रैंकली सेइंग, मेरे को मेरा क्लास था एंड आई वाज वेरी क्लियर कि मेरे को वही क्लास लेना है। मैं सीटेड के बच्चों से क्या बात करता, क्यों? क्योंकि हमको ये उम्मीद नहीं था कि अच्छे खासे स्टूडेंट्स हैं, 115 120 प्लस स्कोर कर रखा है। और पता है जब अपर साइड में हो तो ना एक एक नंबर बढ़ाना बहुत कठिन काम है। अगर किसी का 120 आ रहा है ना, वो अगली बार देखे ये नहीं कह सकता कि 130 ला देंगे, ठीक है, अपर साइड में। तो अच्छे खासे स्टूडेंट है। तो मैं देख रहा था कि दिल्ली वाइट्स पे अगर एक बैच में जो स्ट्रेंथ है उसमें से 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 115 120 से अबव मार्क्स है। तो इसलिए हम सब ने डिसाइड किया नहीं आज ही हम बात करेंगे स्टूडेंट के साथ, क्योंकि 115 120 प्लस से अबव मार्क्स है। पता है अपने आप में एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। एक बैच में अगर हम कह रहे हैं 10 बच्चे भी हो, 10 में से 5 बच्चे भी जो है 115 पास, मेजॉरिटी ऑफ देम, आई थिंक 99% सबका क्लियर है, सभी बच्चे पास हैं। लेकिन पास होना पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 115 120 प्लस जो है 50% ऑफ द बैच का मैंने देखा है स्कोर उससे अबव है। बस वही बात है कि आपने कितना स्कोर, कितनी स्टार्स के साथ स्कोर किया है। तो जैसे ही आप 115 प्लस जा रहे हो भाई, आपके साथ स्टार लगते चला जा रहा है, वो बात है बस। ओवर टू यू कनिका मैम। अब कनिका मैम कुछ ज्ञान देंगी इन लोगों को जो वो पर प्राइवेट जॉब और ये सब एप्लीकेशन वगैरह में, ऐसा नहीं है, बहुत सारे रिजेक्शंस आप लोग फेस करेंगे अभी। ओवर टू यू मैम। Thank you so much, sir. Hello, everyone. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. Good कैसे हैं आप evening. सभी? Good evening. बहुत सुस्त बढ़िया क्यों लग मैम। रहे हो? हमको समझ एनर्जी नहीं आ नहीं रहा है करना क्या सबका, मतलब इतने इतने अच्छे नंबर ले लिए सबने, इसीलिए सब सुस्त हो गए हैं। वही मैं कह रही हूँ एनर्जी, मतलब ना इतना अच्छा स्कोर देख के इतना उछल लिए कि अभी इनकी एनर्जी डाउन हो गई है। नहीं ओके एनर्जी, स्पिरिट हाई रखिए। हाँ, क्योंकि अभी आपको आगे जॉब के लिए चाहिए अपनी एनर्जी। ओके, आप में से कितने हैं जो सेकेंड ईयर में हैं अभी, मतलब जून जुलाई में एग्जाम होगा, पास आउट करेंगे? ओके नहीं, मतलब अभी जून में एग्जाम है, इस मतलब साल जून में जो जुलाई पास में आउट नॉर्मल जाएंगे एग्जाम होते हैं 2023 में। हाँ जबकि 20 हाँ, जिनका 2023 में पास आउट है। ओके तो आप लोगों के लिए मतलब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बस इतना सा सजेशन रहेगा कि जैसे मार्च चल रहा है अभी, तो अभी खैर आपका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, तो आप लोगों को अपना एप्लीकेशन फॉर्म डालना शुरू करिए स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में। बेसिकली DSSS की वैकेंसीज भी जल्दी आएंगी, तो मैं कह नहीं सकती कब तक आएंगे, लेकिन DSSS की वैकेंसी के पूरे चांसेस हैं इस ईयर।
ठीक है। तो जितना आपने सीटेट में किया है वो तो अपना याद रखना, क्योंकि उसके आपके देखना मतलब प्रीवियस पेपर देखोगे तो आपको लगेगा कि इसमें से मात्र 50% सिलेबस तो वही है जो सीटेट में कवर हो गया है। तो सीटेट का थोड़ा अपना ब्रशअप रखना, ध्यान रखना कि जितना हमने पढ़ा है, क्योंकि वो DSSS में आती है। और प्राइवेट स्कूल्स में भी फॉर्म भरना शुरू करिए, क्योंकि DSSS भी कब आएगा कुछ गारंटी नहीं, लेकिन हाँ प्राइवेट स्कूल्स का ये है कि एक मार्च अप्रैल का सेशन रहता है, इसमें रिक्रूटमेंट होता रहता है, नहीं तो आफ्टर 2 मंथ्स, जैसे 2 मंथ्स वैकेंसी होती है, वेकेशन होती है, उसके बाद तो फॉर्म मतलब सिलेक्शन तो होता ही होता है, रिक्रूटमेंट होता ही है। तो अभी से फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं अगर आप चाहें। अगर आपको ये है कि नहीं अभी हम सेकेंड ईयर के एग्जाम वगैरह दे दें फिर हम करेंगे, क्योंकि अभी मार्च है, एंड ऑफ द सेशन है आप लोगों के लिए, आप लोगों का प्रैक्टिकल वगैरह सबमिशन होगा, फिर आप एग्जाम देंगे, इसलिए मतलब आपको थोड़ा लीनियंट टाइम शुरू हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पेपर की प्रिपरेशन करनी है। तो अगर हो सके, कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जो इन बिटवीन ले लेते हैं, एक सेकेंड लक्ष्मी, कुछ प्राइवेट स्कूल्स ऐसे भी हैं जो इन बिटवीन ले लेते हैं, या फिर ये कह देते हैं कि अच्छा आपका सिलेक्शन हम कर लेते हैं लेकिन जून में जुलाई में आप आ सकते हैं, तो उसमें भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अगर आपको ये है कि हमें DSSS के लिए प्रिपरेशन करना है, प्राइवेट में एंटर नहीं करना है, इट्स अप टू यू, लेकिन DSSS केवी के भरोसे मत रहना, क्योंकि वैकेंसीज जैसे जैसे साल बीतता जा रहा है ना, टाइम बीतता जा रहा है, वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होती जा रही है। पहले कभी टाइम था कि हजारों में वैकेंसीज आती थी, अब ये कुछ 100 बढ़ गई है, और अभी अभी मतलब कुछ ये डबल डिजिट्स में आने लगी है वैकेंसीज। तो DSSS में जरूरी नहीं है कि सिलेक्शन हो, तो इसलिए प्राइवेट का भी अपना, तो अपना प्राइवेट में भी हाथ अजमाते रहना। ठीक है। अगर प्राइवेट के साथ क्योंकि इंटरव्यू रिटर्न है, तो वो भी एक आपको थोड़ा सपोर्ट करेगा DSSS के एग्जाम के लिए। आप में से कोई है जो DSSS का एग्जाम देने के लिए प्रेफर कर रहेगा? मुझे लग रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हमारे पास दिल्ली के ही हैं, तो DSSS में ही जाएंगे। अच्छा, DSSS की प्रिपरेशन आप डेली बैट्स पे कर सकते हैं इन केस फ्यूचर में कोई ज्वाइन करना चाहे तो। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, वी आर गोइंग टू जॉइन स्टार्ट DSSS DSSS आप कवर सून। कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का थोड़ा वो वाला पॉलिसी नहीं रहता है कि पहले ही से बहुत एक वो कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, मतलब थोड़ा एडवर्टाइजमेंट पर क्लैरिटी रहे कि वो आ रहा है, स्टूडेंट्स को कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है। तो इस साल आने का वो है। मतलब DSSS की वैकेंसीज आने के चांसेस हैं। वो तो खैर हर साल आई है वैकेंसीज, हर साल 2 साल में इसका एग्जाम है, मतलब ऑन रिकॉर्ड अब तक तो यही एक है। सफिशिएंट विंडो तो इस मिलना साल भी चाहिए आप लोगों को वैकेंसीज आएंगी। प्रिपरेशन का। हाँ हाँ, प्रिपरेशन विंडो मिलना चाहिए। तो बस यही है कि DSSS के एग्जाम्स हर बार की तरह इस बार भी होंगे, लेट सवेरे सही, क्योंकि जैसे इनका प्रिपरेशन का बैच निकल मतलब वो वैकेंसीज का शेड्यूल निकलता है, थोड़ा डिले ही भले ही होता हो, लेकिन एग्जाम इनका जरूर होता है। तो यहाँ पे भी पूरे पूरे चांसेस है कि 2023 में भी इसका एग्जाम हो। तो अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से रखना कि जैसे उसमें जितना भी रहेगा आपका सारा रहेगा बीएड का ही, लेकिन प्रिपरेशन आपको अपनी ऑन टिप्स रखनी होगी कि जैसे ही आपको एग्जाम आए तो आपको रिवीजन और प्रैक्टिस की जरूरत पड़े, लर्न करने की या फिर समझने की जरूरत ना रहे। तो जितना आप अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं सीटेट के टाइम पे, उसे सारा टिप्स पे रखना, चाहे वो आपका प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपको हर जगह वो काम आएगा। ओके। मतलब जो पढ़ा है उसे भूलना नहीं कि एग्जाम दे दिया भूल गए, ऐसा मत करना उसे। मैम ने जो कैसी वाली जनरली मान स्टूडेंट्स लेंगे। की जो जनरली स्टूडेंट्स की टेंडेंसी रहती है, ऐसा मत करना, थोड़ा ब्रशअप करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, इंटरव्यूज देते रहना। DSSS में वैसे तो इसमें इंटरव्यू का सीन नहीं है, बट स्टिल एग्जाम वगैरह के, क्योंकि इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो रिटर्न तो होता ही होता है प्राइवेट स्कूल में, तो वहां से आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। और नहीं तो अभी नहीं तो फिर कभी ना कभी तो केवी की वैकेंसीज आएंगी, तब आपको उसमें सपोर्ट मिलेगा। तो इसलिए प्राइवेट में हम आपको कह रहे हैं कि प्राइवेट में जरूर आप अप्लाई करें, एटलीस्ट ट्राई करिए। कि बाकी गवर्नमेंट जॉब तो है जब आएगा, क्योंकि 1 महीने का आपको प्रिपरेशन मिलेगा। जैसे अभी केवी का आपने देखा होगा, कुछ नवंबर में फॉर्म बंद हुए, 20 नवंबर को फॉर्म बंद हुए, और जनवरी में एग्जाम, जनवरी फरवरी का पूरा सेशन उन्होंने एग्जाम का लिया। हार्डली 1-1.5 मंथ मिला है प्रिपरेशन के लिए। तो वो जो 1-1.5 मंथ है ना, आपको प्रिपरेशन के लिए नहीं था, वो रिविजन के लिए था, प्रैक्टिस के लिए था। एग्जैक्टली। और यही DSSS का भी यही रहा है। अगर आपको इन्होंने मान लीजिए अभी अप्रैल में कह दिया कि वैकेंसीज आ रही है, तो मई में इनके एग्जाम शुरू हो जाने हैं, मई जून में एग्जाम शुरू हो जाने हैं। तो आपको ये जो टाइम मिलता है, ये आपको टाइम प्रिपरेशन का नहीं मिलता, ये टाइम प्रैक्टिस का या फिर रिविजन का मिलता है। और ये सिर्फ ये मैं DSSS केवी का नहीं कह रही हूँ, हर गवर्नमेंट जॉब चाहे कोई सी भी हो, हर जगह का यही सीन है। तो जितना आप कर रहे हैं, कर चुके हैं उन्हें
ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस का सबसे बेस्ट सोर्स रहेगा आपका प्राइवेट स्कूल में। अभी तो बीएड के एग्जाम है तो याद रहेगा, लेकिन धीरे धीरे भूलने की टेंडेंसी रहती है, तो वो आपको भूलने का टेंडेंसी नहीं रहेगा अगर आप उसे ऑन फील्ड यूज करते रहेंगे। और ऑन फील्ड के लिए सबसे बेस्ट है ओके ओके। ओवर टू यू सर। यस, थैंक यू मैम। किसी को कुछ पूछना है? ओके Sir, I wanted to add something to it. किसी को कुछ पूछ? हाँ यस मैम। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी भी नेवर एवर टेक थिंग्स लाइक दिस कि मैं तो भाई DSSB के लिए ही मैंने टारगेट कर लिया है, तो अब जो होगा वही होगा। यू नेवर नो कि तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हें किस तरफ लेके जाने वाली है। तो अपना जब तक स्किल से डेवलप नहीं करोगे तब तक तुम्हें नहीं पता चलेगा तुम कहाँ पे हो। और स्किल से डेवलप करने का जो फर्स्ट ईयर्स में उनका सबसे अच्छा तरीका है कि आप अच्छे प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करिए, अच्छी जगह को ज्वाइन करिए, अपने स्किल्स डेवलप कीजिए। बिकॉज ट्रस्ट मी, अभी अगर आपको छोड़ दिया जाए ना क्लास में, 4 बच्चे हैंडल नहीं हो पाएंगे, लिटरली 4 बच्चे हैंडल नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर यही चीज आप धीरे धीरे करते रहोगे, सीखते रहोगे, तो जब आप इंटरव्यूज के लिए जाओगे उस टाइम पे ये आपको प्लस पॉइंट बन के दिखेगा। बिकॉज तब आप आई टू आई कॉन्टेक्ट सभी इंटरव्यूअर के साथ, स्टूडेंट्स के साथ बराबर रहेगा। आप आराम से जाके बता पाओगे, कॉन्फिडेंट रहोगे। और उस टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। इंटरव्यू के 1 महीने पहले क्या पढ़ा है ये मैटर नहीं करता, आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या लर्न किया है, क्या स्किल से डेवलप हुआ है, मैटर ये करता है। दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग इज दिस। एंड सेकंड थिंग, जो सेकंड ईयर में है, जिनको लग रहा है कि एग्जाम के पेपर देने हैं, ये है वो है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपने सोच रखी हैं, ट्रस्ट मी, नोबडी गिव्स अ डैम अबाउट इट कि तुमने बीएड में कितने स्कोर किए हैं। नो ऑफेंस टू नवधा, क्योंकि इसने मेरे को बोला था क्लास में, मैम ये तो पर्सनल अटैक हो गया। लेकिन यकीन मानो, किसी को मैटर नहीं करता है कि आपने टॉप किया है या फिर आप 75 लेके आए हो या 60 लेके आए हो। अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज कि 50% अबव है या नहीं। ठीक है, यहाँ तक कि नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय जैसे भी और DSSB जैसे संस्थान भी सिर्फ 50% कंसिडर करते हैं। तो उस 50% के चक्कर में तुम पूरा साल भर का साइकिल डिस्टर्ब कर दोगे। अगर अभी चाह रहे हो कि अप्लाई करना है, और अभी वो समय है जब आप अप्लाई कर सकते हो, जब बहुत सारे स्कूल्स अपना वैकेंसी लेके आएंगे आपके पास कि भैया हमारे पास वैकेंसी है। अच्छे स्कूल्स को सेलेक्ट कीजिए। दिल्ली रीजन में बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, उनको सेलेक्ट कीजिए कि भाई ये चीजें हैं मेरे आसपास, ये मेरे घर के नजदीक है, इसका सैलरी पैकेज अच्छा है, यहाँ पे मैं ज्यादा सीख सकता हूँ या सकती हूँ। ऐसी जगहों को चुनिए और जाकर के इनरोल कीजिए खुद को, कि ताकि आपका वो चीज डेवलप होते रहे। और यकीन मानो, पढ़ाने वाले जो मतलब हमारे प्रोफेशन में जो पढ़ाते रहते हैं ना, रेगुलर बेसिस पे पढ़ा रहे हैं, एग्जाम भी क्लियर उन्हीं का होना है। जिसने ये सोचा है कि भैया पढ़ के हम कर लेंगे सब कुछ, उसमें से 10% लोग ही ऐसे होंगे जो सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि तब तुम्हें पता है क्या होता है, तुम्हारे आवर्स का जो तुम नंबर ऑफ काउंट ऑफ आवर्स है तुम्हारा वर्क करने का, वो इफिशियंसी बढ़ जाती है। बिकॉज यू हैव दैट आइडिया नो कि सुबह 8 बजे से 2 बजे तक मेरा स्कूल है, 2 घंटे का रेस्ट है, और फिर उसके बाद मुझे अपने लिए पढ़ना है। तो अगेन वो 4 घंटा जो होगा ना, तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम बुक कॉपी पे अपना फोकस डालोगे कि नहीं देखो मेरे पास यही 4 घंटे हैं, मुझे इसी में जो उखाड़ना है सो उखाड़ना है। तो वो जो बढ़ता है, एफिशिएंसी बढ़ता है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, उसकी वजह से आपको परफॉर्मेंस को इतना ज्यादा बूस्ट मिलता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, हम सभी के साथ है। आप सबने ट्यूशंस देखे होंगे, आपने खुद के कॉलेजेस देखे होंगे। और अब जब आप मटेरियल्स की, कंटेंट की बात करो, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इन लाइव क्लासरूम, तुम्हें छोटे पैकेट्स में दिख जाएंगे पियाजे और 2 छोटे पैकेट के बीच में वाइगॉट्स की, और इसी प्रकार से सारी चीजें दिखने वाली हैं। लेकिन कहीं भी तुमको यशपाल कमेटी नहीं नजर आने वाला है, कहीं भी तुमको स्कूल करिकुलम, ये सारी चीजें जो हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ी हुई होंगी, करेक्ट मी मैम और सर इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है। लेकिन व्हाट मैटर्स इज कि आप अपने बच्चों से कैसे कनेक्ट करते हो और आपका सब्जेक्ट के ऊपर कमांड कितना अच्छा है। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होता है, क्योंकि बच्चे जब आपसे जुड़ जाते हैं तो आपकी हर बात सुनते हैं। और क्लास में, मैनेजमेंट में वो भी काउंट होता है कि बच्चे टिक के तुम्हारी बात कितनी सुनते हैं। आई होप सबको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला होगा एसीपीज में। यस मैम, यस मैम। इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों चीजों पे काम करिए और एकदम कॉन्सेंट्रेट करिए कि नहीं, इस बार मुझे किसी ना किसी स्कूल में, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लेना है और अपने स्किल्स को मुझे बूस्ट करना है। अगर वो तुमसे तुम्हारा टाइम मांग रहे हैं, तुमसे तुम्हारा
एक मिनट महक, अगर तुमसे तुम्हारा वक्त मांग रहे हैं, ज्यादा मांग रहे हैं, उनको दो, 2 महीने 4 महीने दो, एकदम दो कि ठीक है भैया ले ले, मेरे 24 घंटे ले ले, बस मुझे ये चीज सिखा के भेज दे। क्योंकि मार्केट में हमें लगता है कि भैया हमने तो बीएड कर लिया, हमने बहुत कुछ कर लिया, हमने बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से किया, बट अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज व्हाट यू हैव गॉट ऑन पेपर। नो, नॉट that doesn't matter. What are you performing on field? This is what going to make you there. And टीचर को टीचर उनके स्टूडेंट्स बनाते हैं, तो अपने स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टिविटी बिल्ड रखिए, ठीक है। थैंक यू, मुझे ये कहना था। हाँ महक, आप कुछ कह रही थी शायद। यस मैम मैंने अप्लाई किया तभी तो मैं गई थी 2-3 स्कूल्स में, तो मैम वो लोग मैम ऐसे इंसल्ट करके भगा देते हैं। वहाँ सारे एक्सपीरियंस्ड होते हैं, मतलब इंटरव्यू अच्छा गया, रिटन टेस्ट अच्छा गया, फिर आखिरी में लेना उन्हें एक्सपीरियंस डी होता है। मैम 3 स्कूल में गई थी मैं, तीनों में यही हुआ, लिया उन्होंने एक्सपीरियंस डी, तो बुला दे क्यों है मैम, मुझे तो ये समझ नहीं आया। मैम तो सर ने ये आपको सिखा दिया बिगिनिंग में, ताकि रिजेक्शन के लिए आपको तैयार रहना। रिजेक्शन के लिए तैयार किया जा सके। वो रिजेक्शन बहुत जरूरी होता है, बिकॉज वी लर्न अ लॉट फ्रॉम आवर फेलियर्स, दैट इज यस व्हाई। मैम वो रिजेक्शन मैम रीजन भी तो पता चलना चाहिए मैम। फर्स्ट इंटरव्यू मेरा बेकार हुआ था, वो मुझे पता, क्योंकि मेरे को डर लग रहा था। वहाँ 5-5 जने बैठे हुए थे, वो ऐसे देख रहे थे ना, मतलब 2 तो ऐसे थे, वो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, घूर घूर के ऊपर ऐसे। और एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे, वो तो ऐसे थे, मतलब पता नहीं क्या सोच के बैठे थे, तो बहुत ऑड से थे वो। तो मतलब वो तो अलग ही थे, मतलब मैं आंसर्स कर दिए, ठीक था, इंटरव्यू भी ठीक था, रिटन एग्जाम भी था, मतलब स्कूल दोनों अच्छे थे वो। बट मैम इन दी एंड उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं लिया, मतलब मेरे को यही ऑब्जर्व हुआ कि अभी जैसे और स्कूल से भी मैंने अप्लाई कर रखा है, तो मतलब ये करते हैं आखिरी में वो लेते एक्सपीरियंस लिए, तो मैम फिर हम कहाँ जाएंगे, मुझे तो ये समझ नहीं आया। प्लेटफॉर्म्स चुनो, ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स चुनो, डेली बाइट्स को चुनो, डेली बाइट्स कहीं नहीं गया है, ठीक है, तुम लोग भूल जाते हो। यस मैम। Make your first, I always say life is all about our choices. यस Make मैम। best choice. No, तो वो चॉइस करो, तुम्हारे पास बेस्ट अवेलेबल है, लेकिन चिराग तले अंधेरे वाली बात है, यहाँ पे बैठे हो इसी को भूल जाते हो यस कि मैम। यहाँ पे भी काम होता है। यस मैम, अब याद रह गया ना, अब याद हो गया। पता चला मैं कल 3 की जगह +1 हो गया 4। सर मैं अभी अप्लाई कर दूंगी साइट मैं खोल क्या के। तो 3 की जगह +1 हो गया 4। अच्छा चलिए, देखिए मैक, जैसा कि आप जो बात कह रही थी कि देखिए, अ फेल्योर इज ओनली फेल्योर व्हेन यू डोंट लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स। देखो मैक एंड ऑल अदर्स, मैंने कहा, देखो मैंने आपको कभी कोई हवा हवाई बात नहीं बोली। मैंने ये नहीं कहा कि सीटेट पास कर लिए अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा। मैंने सीधा आते बोला गेट रेडी फॉर रिजेक्शंस। यस सर। हाँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रुथ है। पता है, जब कनिका मैम DSSB पर बात कर रही थी तो उन्होंने बोला कि ये जब एग्जाम आ जाता है, नोटिस आ जाता है, तो वो रिवीजन का टाइम होता है। उन्होंने बहुत सही बात कही, वो प्रिपरेशन का टाइम नहीं होता, रिवीजन का टाइम होता है। तो पता है मैं क्या सोच रहा था, ये बात मैं बच्चों को कैसे समझाऊंगा कि तुमको अपने आप को अभी से प्रिपेयर्ड रखना है। वो तो ये कहेगा ना, जब वैकेंसी आ गया, फॉर्म निकलेगा, तो कहेगा सर क्रैश कोर्स बैच है क्या, ज्वाइन करना। अब मेरे को अंदर से आवाज आएगा, यार ये फी दे क्या इसका नहीं होगा, तो मुझे, मतलब समझ रहे हो, नहीं हो रहा है ऐसे। क्योंकि तुम इस लेवल के बेवकूफ है ऐसे बच्चे, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई गवर्नमेंट जॉब में ऐसे नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये बात मैं सोच रहा था कि मैं कैसे समझाऊंगा ऑडियंस को ये बात, कि भाई तुम अपने आप को प्रिपेयर्ड रखो। हो सकता है अगले 6 महीने में नहीं, लेकिन अगले 1 साल में तो आएगा ही आएगा DSSB। तो कहने का सेंस ये है कि ये बात मैं कैसे कम्युनिकेट करूंगा। पहला तो केस ये, दूसरा ये कि आखिरकार दिल्ली बाइट्स वालों ने भी DSSB KVS में पहले DSSB को क्यों चुना। एक प्रश्न ये भी बैठता है क्यों, क्योंकि उसमें एक थोड़ा सा सेंस ऑफ रेगुलरिटी है, सीट चाहे कम हो। अब KVS का आप कुछ नहीं कह सकते हो, कुछ नहीं कह सकते हो, ये होता है प्रैक्टिकल एनालिसिस। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, अभी KVS का एग्जाम हो जाने दो, तुमको देखो अगला KVS का नोटिफिकेशन ऑनलाइन बिकने लगेगा कि ज्वाइन करिए, ये करिए, वो करिए। मतलब एक सेंस ऑफ क्लैरिटी नहीं देते हैं। तो जैसा कि महक ने बहुत अच्छी बात कही कि सर हम 3 जगह गए, हम रिजेक्ट हुए। 30 जगह जाओ महक, 30 जगह से रिजेक्ट होके आओ। पता है क्यों? सिर्फ एक जगह सेलेक्ट होना है। यस सर, और राइट 30 सर। जगह रिजेक्ट होने से जानती हो क्या होगा? जल्दी से आओगे, इंटरव्यू कब होगा, कमरे में आओगे, सर प्लीज मैं कम इन,
तुमको पता है अभी इतना रिजेक्शन हो चुके, ये भी रिजेक्ट कर देगा तो क्या ही हो जाएगा मेरी जिंदगी में। और कोई एक उसमें से होगा, अच्छा ठीक है आप चाहे फ्रेशर हैं, विल स्टार्ट विद 15,000 लेकिन आपको ले लेते हैं। यस सर। सर पता है अभी एक और एक्सपीरियंस हुआ, मतलब वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, वो रेडी हो गए थे, उनका इंटरव्यू डेमो सब लिया था, मेरा सब कुछ क्लियर हो गया, बट उनका ना मतलब बोन सिस्टम था कि बोन चाहिए, तो मतलब मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया, बट वो दे भी सही रहते थे सैलरी, मतलब 20,000 दे रहे थे वो आर वाइज करके, मुझे वो अच्छा लग रहा था, बट मेरे पेरेंट्स ने वो वाला अच्छा मना बॉन्ड कर की दिया, बात तो मैं कर रहे नहीं थे कि कर बॉन्ड पाई। साइन करिए इतने दिन का, बॉन्ड हाँ, साइन करा वो देंगे उनकी हम। वजह से मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया कि नहीं करना। मतलब वो ना बी गैलीलियो करके एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, तो वहां से था, उन्होंने डेमो भी लिया, इंटरव्यू भी लिया, सब कुछ सेशन सब कुछ मेजॉरिटी हुआ, ऑफ सब द कुछ एडटेक क्लियर हो आपसे गया था। बॉन्ड साइन करा देते हैं 1-2 लाख का कम से कम। हाँ सर, वही वही बोन का इशू था, तो फिर इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। तो वहां से एक जगह से ये था कि एक जगह से तो हाँ मैंने क्लियर कर लिया और एक्सेप्टेंस हो गई, तो थोड़ा मोटिवेशन आई। There are very generous, highly like unlikely there are such generous platforms like Ellie Bytes, ठीक है, जो इस तरह के उसको हम गले में नहीं डालवाते हैं किसी को, ठीक है। नहीं देखिए, खैर आपको मुद्दे की बात है, देखो तुम 30 जगह भी अप्लाई करो तो तुमको एक स्पिरिट रखिए कि एक जगह सेलेक्ट होना है, एंड हाई प्रोबेबिलिटी आप रिजेक्ट होकर बिलीव मी 30 जगह दे लिए ना, तुमको मतलब इतना हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा यार इंटरव्यू, तुमको कोई फियर ही नहीं रहेगा। तो फ्यूचर में आप कौन सा एग्जाम क्वालिफाई करके आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं आपको भी नहीं पता है। मान लो DSSB में गए, KVS में गए, वहां क्या हो रहा है आपके साथ आपको नहीं पता है। हो सकता है इंटरव्यूज में इतना रिजेक्शन फेस कर लो कि तुम्हें फियर ही ना आए। मैंने बोला ना कि सडनली 9 बजे मीटिंग में मैं अचानक से 10 मिनट पहले मैं कुछ काम में उलझ गया और सडनली मेरे माइंड से स्लिप कर गया 5 मिनट बाद मुझे ज्वाइन करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ज्वाइन करने से पहले मुझे सोचना था अरे यार बच्चों से क्या बात करना है, और ये वो ज्वाइन करने के बाद वहीं से शुरू हो जाऊंगा। और जो बातें हम डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग देखो ना, बहुत सारे इस तरह के मीट उट कॉलेज वॉलेज में ज्वाइन किए हो, तुमको लग रहा है अरे यार फिर से वही मचपट सब शुरू हो गया, टीचर समझा रहे हैं, ये टीचिंग है, ये लर्निंग है, ये फलाना है ढकाना है, ठीक है। एक क्योंकि होता है हम लोग वही सुनते 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 पक जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है, लेकिन थोड़ा सा जॉब बेस्ड लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो चेतना जगाया जाए कि भैया अप्लाई करो, रिजेक्ट भी होना पड़ेगा आपको। और ध्यान देखो, अच्छा अगर तुमको लग रहा है कि तुम अच्छा पढ़ा रहे हो, वो जॉब का क्राइटेरिया नहीं है। अच्छा पढ़ा रहे हो, तुम्हारा स्टूडेंट से अच्छा कनेक्ट बनेगा, लेकिन अच्छा पढ़ाना डजंट मीन कि तुम अच्छे टीचर भी हो। बहुत अच्छा तुमको नॉलेज है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो तुम्हारा नॉलेज है सक्सेसफुली अगले के ब्रेन में तुम इम्पार्ट कर पा रहे हो। क्लास को तुम पता चला कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, कंट्रोल करने के लिए कस के डांट दिए, कुछ उल्टा बोल दिए, बच्चा कुछ उल्टा बोल दिया, एक और मूवमेंट क्रिएट हो गया क्लास में, पता चला कैजुअल होते होते बहुत ज्यादा फैल गए ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों का जो है हमेशा हमको ध्यान रखना होता है। और जब जॉब के लिए जा रहे हो ना, ध्यान देना, जॉब के लिए आई एम सॉरी टू से इट माइट साउंड इनसेन एंड स्टूपिड कि सर ये क्या कह रहे हो, लेकिन तुमको टीचर से ज्यादा ना ऑर्गेनाइजेशन का बंदा बनना होता है। ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, बच्चे को क्या चाहिए, नहीं, जॉब उस बात पर ज्यादा डिसाइड होती है। गेट द पॉइंट, बच्चे को क्या चाहिए नहीं, ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए। क्योंकि जब तुम टीचर बन भी जाओगे तो तुम बहुत डिसअपॉइंट होगे, क्योंकि हो सकता है किसी स्कूल ने तुम्हें चांस दे दिया 15,000 रुपए पर, पता था क्या करेंगे, तुमको टीचिंग छोड़ के बाकी का सारा काम करवाएंगे, और तुम्हें अंदर से एक सेंस ऑफ प्राउड आएगा, अबे हम साइंस वाले टीचर से ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। भाई वो बंदी कुछ बना उना के नहीं ले आती है, कुछ नहीं, 4 बच्चों को आई वो मौत करा दी नो ऑफेंस विद मैं जस्ट, ठीक है ठीक है। तो ऐसे ही मैंने रैंडमली साइंस बोला, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ सोशल साइंस ही, कि आप कुछ पढ़ाते नहीं है, वो आता है भाई, वो टीचर कुछ नहीं करता, तुम्हें अक्सर अगले टीचर के काम में कुछ वो दिखेगा, और तुम्हें लगेगा उसको ज्यादा सैलरी मिल रहा है, ज्यादा इज्जत मिल रहा है, क्योंकि उसको समझ में आ गया है उसको बच्चे ही नहीं, उसको ऑर्गेनाइजेशन को क्या जरूरत है, वो दे रहा है। तुम अभी नए नए गए हो, तुम्हें क्रांति सूझ रही है, ठीक है। नए नए जाओ तो बहुत सोचता है कि अरे हम बहुत कनेक्ट करेंगे, ये करेंगे, जब तक तुमसे कोई बच्चा कुछ उल्टी बात ना कर दे। तो ये सब जॉब के बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो कहीं जॉब के लिए भी जा रहे हो ना, तो हमेशा बताया करो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने फिट हो। मान लो इंटरव्यू के लिए गए, एक छोटी सी बात कह दो, तुम सोचो कि एम्प्लॉयर को क्या चाहिए, तुम कह दो छोटी सी बात कि सर ऑफन पीपल फील दैट इन टीचिंग प्रोफेशन न्यू टीचर्स ऑफन फील दैट it is just about teaching the students, but I am also very capable enough in creating mocks, other aspects of the school, organizing extracurricular activities। ये सब बताना शुरू कर दो, क्योंकि उनको पता है सीटेट पढ़ करके आ रहे हो, BSc MSc करके आ रहे हो, तो पढ़ाने के लिए जो ज्ञान लेना था वो तुम ले लिए हो,
आप कैसे पढ़ाओगे, कैसे हैंडल करोगे उस प्रेशर को, उसके रिगार्डिंग बात करो। तो ये मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में, मैं एक बात बता रहा हूँ, आप ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हो तो ये कुछ छोटी छोटी बातें होती है जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। और जितने लोग अभी बीएड में हैं तो तुम देखो कि तुमको टाइम नहीं मिलता है, लेकिन भाई टाइम निकालना पड़ता है, टाइम तो कभी नहीं मिलता है। टाइम निकालना शुरू करोगे ना, देखोगे यार टाइम निकल भी रहा है, कुछ करना शुरू करोगे तो निकलेगा। तो जैसे आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं ये जो तुमको फ्री हैंड ज्वाइन करने देंगे। तो शुरुआत में तुमको फ्री में भी पढ़ाने के लिए कोई कहे तो भी पढ़ाओ, फ्री में कोई पढ़ाने के लिए कहे तो भी पढ़ाओ। अब जैसे कि मान लो कोई नया डॉक्टर है, तुमको पता चल जाए डॉक्टर साहब पहले दिन क्लिनिक पे बैठे हैं और उन्होंने तुम्हारे चीड़ फाड़ का ऑपरेशन में कुछ लिख दिया, तुमको पता रही ये डॉक्टर आज ही डिग्री कंप्लीट करके आया, चाहे कितनी भी बड़े अच्छे संस्था से आया हो, और ऑफिस में बैठा, तुमको पता चला कि तुम उसके पहले पेशेंट हो। भाई हर डॉक्टर का कोई पहला पेशेंट तो रहा ही होगा, ठीक है, उसको तुमको पता चल गया कि तुम उसके पहले पेशेंट हो, भाई तुम उल्टे पांव भागोगे। तो ये पता चल जाए कि मैं उसका पहला पेशेंट हूं, तो चाहे तुमको पता हो कितना भी क्वालिफाइड हो, मतलब बैठ नहीं पाओगे 2 मिनट, पता चल जाएगा तुम पहला पेशेंट हो, कितना भी क्वालिफाइड डॉक्टर हो। तो अब सॉरी टू से एक्सपेरिमेंट करने कहां जाओगे तुम? तो कोई भी ढंग की ऑर्गेनाइजेशन तो तुमको एक्सपेरिमेंट करने से देने से रही, बहुत बड़ी बात है अगर ऑर्गेनाइजेशन तुमको एक्सपेरिमेंट करने दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत सारे एनजीओ में जहां उनको भी जरूरत है कि भाई अब कोई पेशेंट है उसको मर ही रहा है, तो भैया अब तो चाहे डॉक्टर की डिग्री हो, चाहे झोला छाप हो, चाहे जो हो, जो बस करके जिंदा कर दो। तो ऐसे ही बहुत सारे एनजीओ हैं जो रन करते हैं, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देने देंगे, आप वहां जा सकते हैं। लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा, तुम सोचो कि आ जाए मेरे पास, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला आपके साथ। आपको उसी में टाइम निकालना पड़ेगा। हो सकता है वो एनजीओ कहे कि सुबह आना है 8 से 10, तुम्हारा कॉलेज 9 बजे शुरू हो जाए, तुमको हर दिन कॉलेज 10:30 बजे पहुंचना पड़ेगा पहला लेक्चर छोड़ के। इस तरह के अरेंजमेंट्स आपको करने पड़ेंगे। तो बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, काउंट करती हैं। बाकी का ऐसा नहीं है कि मैं आपको डिसअपॉइंट कर रहा हूं कि आप सीटेट का क्वालिफाई किए हो तो सर आप तारीफ करने के बजाय, पीठ थपथपाने के बजाय आप सारे जो है फ्लॉज गिना रहे हो, ठीक है। नहीं, मैं आपको वो बता रहा हूं जो हकीकत है, जो आप फेस करोगे, जानते रहोगे ना, तो उस रिजेक्शन से आपको बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, जब तुम जाओगे तो ऐसा फेस करोगे, तुमको ये रिजेक्शन तुम्हें बुरा नहीं फील कराएगा। अदरवाइज तुमको लगेगा अच्छा हम ये करके आ रहे हैं, वो करके आ रहे हैं। जेन्युइनली तमाम डिग्री, सर्टिफिकेट्स, ये सारी चीज तो लोगों के पास है, साथ में एक्सपीरियंस भी है। लेकिन ध्यान देना, कोई एक ऐसा स्कूल ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसको जरूरत पड़ती है, होगा सीनियर फैकल्टी रहेगा, कोई जूनियर फैकल्टी रिजाइन कर दिया, कुछ हो गया, वो कहीं सेलेक्ट हो गया, कहीं और चला गया, किसी और स्कूल में स्विच कर दिया। और लास्टली, टीचिंग प्रोफेशन में ऑप्शंस बहुत हैं, फिर भी आईटी सेक्टर की तरह नहीं है, थोड़ा सा लिमिटेड लूप में काम करता है। ठीक है, ग्रोथ बहुत तेजी से नहीं हो सकता है। ठीक है, ग्रोथ बहुत तेजी से नहीं हो सकता है। आप ऑर्गेनाइजेशन में गए, सोचे कि अगले दिन से 15 से 50 हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि टीचिंग फील्ड से जुड़ी हुई एस्पेक्ट है ना, तो ग्रोथ उस तरह से नहीं हो सकता। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप ये ध्यान रखोगे और उसके बाद आप अप्लाई करोगे, बिना इन सब बातों को देखे हुए शुरुआत में सैलरी क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। जैसे मैक ने कहा कि टीचिंग एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, अब तुमको 10,000 रुपए देकर भी कोई 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस दे दे, तो कम से कम अगली जगह जाओगे तो कह पाओगे एक्सपीरियंस है। तब तो 25 के लिए अप्लाई करो, कम से कम इतना तो इज्जत बच रहा है, एक्सपीरियंस में साल भर का ट्रेनिंग है, सीटेट है, ये है, वो है, कुछ बता तो पाओ। यस सर। और अब ये नहीं कि अब, और ये अप्रोच भी नहीं होना चाहिए, अरे यहाँ से तुमको छोड़ के जाना है। वो डेडिकेशन पूरा रखिए भाई, क्योंकि इट इज नॉट जस्ट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ऑल्सो अबाउट यू, कि आपको कैसे इमेज बिल्डिंग हो रही है। यस नवदा। सर, जो नॉन पेड स्कूल्स होते हैं उनमें, मतलब अभी रिसेंटली आई वाज इन सालमान पब्लिक स्कूल एज एन इंटर्न एट पूसा रोड, करोल बाग, एज ए स्पेशल एजुकेटर। तो मुझे ऐसा लगता है स्कूल की इन्वेस्टमेंट हमारे ऊपर कुछ नहीं है, सिर्फ एक कॉफी मशीन, और हमारी इन्वेस्टमेंट स्कूल पर बहुत ज्यादा है सर। बहुत ज्यादा है, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एवरी डे दे वांट द टीचर टू बी, sorry to say, but this is a fact, they want the teacher to be well dressed. और आजकल there is a trend of non-repeating of clothes. Thirdly, there is like a cycle in the school that कोई भी function आया, teacher has to come up in a साड़ी or something. ये तो सिर्फ ड्रेस पे बात हुई।
every day you have to take up a lesson has to be with the TLM. ये इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है सर. इसीलिए मैं Patient शॉर्ट भी तो देख रहा था, देखेगा. मैंने चेंज किया है कि नहीं किया है. सर ऐसा नहीं होता, नहीं, मतलब आई every day एब्सोल्युटली एग्री नवदा, ये ऐसा बिल्कुल है. एंड मैं इस बात को समझता हूँ, क्योंकि जब कोई नया आप ज्वाइन करते हो, अगर वो आपको 20,000 सैलरी दें और ये सारे टर्म्स कंडीशन रख दें, तो कुछ नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? और मेरे बैक ऑफ द माइंड में ये बात जरूर आती है कि मेरी बीएड बहुत सस्ती रही, पर इसके ऊपर जो लगा वो शायद एक सोने की ईंट गल गई मेरी. नहीं नहीं, ये तो है ही कि आप जाओगे तो समय जाता है और सारा कुछ जाता है. ये बहुत बड़ा देखो, लेट्स बी वेरी क्लियर, ये इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हकीकत है. एजुकेशन इंडस्ट्री जो है उसका एक बहुत बड़ा हकीकत है ये, जब आप जाते हो. अच्छी बात है कि नवधा आपने ये बात शेयर किया, जैसे आप लोगों को बताएं, जैसे एनजीओज एंड टीच एवरी डे आई फील, पहले मुझे लगता था टीचिंग प्रोफेशन नोबल प्रोफेशन, बहुत अच्छा प्रोफेशन, टीचर्स हैज टू गेट रिस्पेक्टेड. जैसे मतलब मेरे लिए एक आप एज अ टीचर है सर, तो यू विल ऑलवेज बी रिगार्डफुल, बिकॉज आई बिलोंग टू दैट जनरेशन वेयर टीचर्स वर ट्रीटेड एज वेरी रिगार्डफुल. बट नाउ व्हेन आई सी अ टीचर आई फील कि 45 बोलेंगे तो 40 मिलेगा, 50 बोलेंगे तो 42 पे रुकेंगे. दिस इज अ बिजनेस कि इतना माल हम बेच सकते हैं, इस रेट पे बिकेगा, क्या आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते. सही बात है, सही बात है. नहीं, बिल्कुल सही बात है नवदा. एंड जैसा कि देखिए, जैसे मैंने इसीलिए बोला कि आपको ऑर्गेनाइजेशन का आदमी बनना है. नवदा ने जो बात की, इससे बच्चे का पढ़ाई से संबंध नहीं है. वो क्या पहन के आ रहा है, रोज ये पहन के आ रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन से इतना सारा कुछ सेट कर रखा है. ठीक है, ये इसलिए मैंने कहा कि आपको ऑर्गेनाइजेशन का मैन बनना पड़ेगा. जॉब की ये बहुत बड़ी रियलिटी, मतलब बहुत बहुत मैं कह दूं कि हार्ड रियलिटी एक काइंड ऑफ की. अब सोचो, ऑर्गेनाइजेशन ये सब डिमांड कर रहा है, पढ़ाई मतलब पढ़ाई में क्या आपका स्कोप है, कैसा बच्चे को पढ़ा रहे हो, कैसा एंटरटेन कर रहे हो उसकी जगह पर. तो चलिए, खैर ये सब चैलेंजेस लगे रहते हैं, और जब ये सब आप करके निखरते हो, तभी जो सोने की ईंट की बारे में बात कर रही हैं, तो ओर जो है प्योर गोल्ड में तैयार होता है. एट द एंड ऑफ द डे तो शुरुआत अभी है ओर ही. ठीक है, अभी जेन्युइनली ईंट जैसा है, उसको फोड़ के उसके अंदर से जो है, जो ओर में से ढंग का गोल्ड है, उसको निकालने की जरूरत है. तो ये एक तरह से आप तरासे जा रहे हो. बेटर ये रहता है कितना कम एज में इस बात को हम कर लें. ठीक है, कि कॉलेज के सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में सब हो जाए, पास आउट होते साल भर में सब सारा जितना टेंटर में कंप्लीट हो जाए, सो दैट जो एक गोल्ड है फ्रेश तरीके से आप तैयार होकर जॉब के लिए रेडी हो. तो ये सब स्टेप्स मैं जब रोज स्कूल जाती थी तो मेरे को सिर्फ दिल्ली बाइट्स की सिर्फ एक ही बात, मतलब एक सेंटर ऑफ द माइंड में वो बात अभी भी है मेरे. मैंने एक मीट में सुनी थी जो करोल बाग पे ही हुई थी. तो मीट, उस मीट में सिर्फ एक बात बोली गई थी कि जो हारना देख रहा है, जिसको पता लग रहा है कि वो हारने वाला है या उसके आगे बीएड इतना बड़ा एक माउंटेन है, उसको सिर्फ मझधार में उस बोट के अंदर बैठना पड़ेगा. अगर आपने बोट से छलांग लगा दी पानी में, फिर तो आपको कोई नहीं बचा सकता. और अगर आप बोट में बैठे हैं तो आप डेफिनेटली क्रॉस करते हैं. दिस इज द ओनली थिंग दैट केप्ट मी सेलिंग, एंड टुडे आई एम हियर एट द एंड ऑफ माय सेकंड ईयर. चलिए ठीक है नवधा, एंड बहुत सारी अच्छी शुभकामनाएं आपको. बहुत जल्द फिर से आपका मीट होगा, तो उसमें देखेंगे कुछ इसी तरह की बात जरूर, जो श्योरली मोटिवेटेड रखे, उस पर चर्चा करेंगे. और यस वरुण, आप कुछ ऐड कर रहे थे. सर मैं यही बोल रहा था कि स्कूल की इन्वेस्टमेंट सिर्फ कॉफी मशीन थोड़ी है, और आपको नए पेशेंट्स भी तो दे रहे हैं रोज काम करने के लिए. नो कमेंट्स. ठीक है, नो कमेंट्स. इस बार वरुण आएगा ना मीट में, आ रहा है ना? तब ठीक है नवधा. क्लास की बात मुझे याद है कि तुमने बोला है कि मैं वो मोमेंट बताऊंगा अपने लाइफ का जो मेरा टर्निंग पॉइंट था. वंस आई वाज जस्ट आस्किंग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि एक टर्निंग पॉइंट मोमेंट होता है. अपना टर्निंग पॉइंट मोमेंट जरूर बताना. प्रैक्टिकल एग्जांपल्स तो प्रैक्टिकल मोमेंट भी होगा ना, कुछ ऐसा ही मैं सुनना चाहती हूँ. श्योर क्यों नहीं. देखने वाले साहिल से देखते रहे और वो डूब कर पार भी हो गए. ठीक है, तो जो देख रहे हैं सिर्फ वो बैठ के देख रहे हैं, और जो तमाम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे नवधा जो कह रही थी वो कर रहे थे, आप फेल्यूर्स आप फेस करोगे. ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, ये रिजेक्शन में बैठने के लिए भी सीटेट क्वालिफाइड होना जरूरी है. ठीक है, रिजेक्ट होने के लिए भी. ठीक है, रिजेक्ट तो तुम तब होगे ना जब वहां जाओगे.
वो होने के लिए भी सीटेट क्वालिफाइड होना जरूरी है। तो इस पे एकदम क्लैरिटी रखिएगा। अब आप जब जा रहे हो धीरे धीरे करके आप सब अपने आप को अलग अलग जगह पर अच्छे अच्छे तरीके से अपने अपने आप को आप सेटल्ड पाओगे, ठीक है। और हाँ, बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो जनरली ह्यूमन रिसोर्स को भी वैल्यू करती हैं। जैसे जो प्रॉब्लम्स आपने बताया, ऐसा नहीं है कि मैंने ये प्रॉब्लम्स फेस नहीं किया। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, दिल्ली बाइट्स में जो इंटर्न्स काम करते हैं ना वो भी पेड होते हैं। और मेरे को एक इंटर्न ने बोला कि सर हम बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करते, तो लोग बहुत एक्सप्लॉइट करते थे मेरे को और 1 रुपया नहीं देते थे। होली दिवाली तक के दिन जो है वो सोशल मीडिया वगैरह पे जो सारा कुछ चलता रहता है, तो पता है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड कर सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, क्योंकि आपका रिक्वायरमेंट है तभी आप उस चीज को करवा रहे हो। तो देखो ये चीज तो है, तो ये बात तो आपको दिखेगा, जैसा कि नौदा जो कह रही थी कि वो प्रॉफिट सेंट्रिक और रेवेन्यू, अब डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज क्या है, किस तरह का आप वर्क कल्चर डेवलप कर रहे हो, ठीक है। इसी कंट्री में जो है टाटा भी है, रिलायंस भी है। हमेशा देखो लोग टाटा की तारीफ कर रहे हैं, रिलायंस भी ग्रो हो रहा है लेकिन उसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं लोग, ठीक है। और टाटा की लोग तारीफ कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल्स हमारे आगे दोनों हैं, ठीक है। तो चलिए, बहुत सारी आप लोगों को शुभकामनाएं। सीटेट को लेकर यही है। बाकी का आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन ये है कि आप लोगों का जो भी टेलीग्राम ग्रुप है उसमें टाइम टू टाइम कनिका मैम, रिमझिम मैम, नुपुर मैम, ये लोग जो है बहुत सारे जो प्राइवेट जॉब्स भी इधर उधर स्कूल्स में आते रहते हैं। यस शिवानी, मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है। तो जो बहुत सारे अलग अलग प्राइवेट जॉब्स आते रहते हैं उस पर वो लोग उसमें आप लोगों को डिटेल्स डालते रहेंगे, लिंक डालते रहेंगे। आप अप्लाई करिए, इंटरव्यू दीजिएगा, ठीक है। जो भी आप लोगों का ग्रुप है सीटेट का, और मान लो तुम बीएड क्वालिफाइंग ईयर में भी हो, वहां लिख रहा है कि पास हो, तो भी तुम अप्लाई कर दो, ठीक है। तो भी तुम अप्लाई कर दो। और मैं आपकी जगह होता तो थोड़ी सी, सॉरी, मैं अपनी जगह होता तो वहां पर मुझे कोई जॉब चाहिए होता, अगर मैं उस तरह से बदमाशी करता, अगर मुझे अभिलाष अगर एज अ स्टूडेंट वहां बैठा होता तो वो जानते हो क्या एक्स्ट्रा काम करता, एक प्रिंट करा के पोस्ट भी कर देता एप्लीकेशन। क्योंकि ऑफलाइन जो जहां सारा ऑनलाइन आया है ना, उसमें एक ऑफलाइन भी रिसीव हो जाएगा ना, एक सेंस ऑफ, समझ रहे हो यार, कोई टेबल पे मेरे बात कोई रखा हुआ है किसी लेटर के, किसी के नाम से, किसी ऑफिस से कुछ वो रखा हुआ है, और कोई मेरे मेल पर आया है, मेल पर 50 लोगों का मेल है, और एक जो पोस्ट से आया है, डिफरेंस समझ रहे हो। और वही बात मेल में भी दिखाई दे मुझे, तो थोड़ा सा दिखता है। तो एक मतलब ऐसे ही आपको बस सजेस्ट कर रहा हूं, कभी कहीं इत्तेफाक और ऐसा आ जाए तो झिझक ना करना। कई बार होता है कि कभी उससे लड़ाई हो गया तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हो, इंस्टाग्राम में मैसेज कर रहे हो, ब्लॉक कर दे एक दूसरे को। बेहतर रहता है कि प्रेम पत्र लिख कर देखो, 21वीं सदी में काम कर जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ऐसे ही हो सकता है करियर में भी। तो ये छोटी सी कुछ बात है, बस थोड़ा सा माइंड में रखना चाहिए कि नेवर एवर हेजिटेट इन राइटिंग और सारा चीज, खासकर जब टीचिंग प्रोफेशन में आ रहे हो तब। और द पाथ अहेड इज नॉट गोइंग टू बी इजी। बेटर ये रहता है कि ये जो संघर्ष रहता है पहले से सुने रहो, तो थोड़ा सा आदमी प्रिपेयर्ड रहता है सामना करने के लिए, ठीक है। बस इतना ही बदलाव आता है। और आप बस उस संघर्ष को लेकर तैयार हो तो कहीं एक दिन रास्ता बन जाता है यार, निकल जाओगे, कर ले जाओगे आप, ठीक है, इजीली आप कर ले जाओगे। और रही बात सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन की, तो ध्यान दीजिएगा ऑर्गेनाइजेशन को इस बात से मतलब नहीं रहता है कि आपका स्टूडेंट डिलीवरी क्या, हाँ शिकायत आ जाएगा तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा वो, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आपको कैसे हैंडल करना है, सारा चीज मैनेज करना होगा, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। और रही बात DSSB की, तो दिल्ली बाइट्स उसको बहुत जल्द शुरू करेगा। पहला चीज तो कुछ दिन तक मैं इस पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट 1 ईयर में आएगा, तो अपने आप को अभी से प्रिपेयर्ड रखिए। कंपटीशन को समझना भी एक अलग ऑल द वे डिफरेंट बिजनेस है। बहुत लोग सोचता है ज्वाइन कर ले, प्रिपेयर कर ले, क्योंकि देखो दिल्ली बाइट्स से आगे एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे आगे, आपको हम पर्सनली बताएं इस बात पर। अगर आप समझना चाहते हो, अब बात आई गई, जैसे नवधा ने कुछ उस बात को उठाया, इकोनॉमी वाली बात, पैसे वाली बात, आपको लिटरली बताएं, अगर हमें DSSB और बीएड का वो करना रहे तो हमको क्या करना चाहिए, अगर आप फाइनेंशियली इकोनॉमिक्स के तौर पर देखोगे तो। आप अपने अंदर आत्मा से आवाज निकालिए कि दिल्ली बाइट्स तो किस पे फोकस करना चाहिए, अगर हमको नेक्स्ट बैच बनाना हो तो, पढ़ाना बच्चों को भी। तो
आपको लग रहा होगा कि सर बीएड एंट्रेंस शुड बी योर लाइक फर्स्ट चॉइस, क्योंकि जब हम लोग डबल एसबी का शुरू कर रहे हैं तो पता है 1-2 महीने से लगातार डिस्कशन चल रहा है पूरा, कैसे काम करना है, कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, और वो बैचेस 1-to-1 इंटरेक्शन वे में होने वाले हैं। तो लिमिटेड लोगों के साथ काम करना जॉब वाले के लिए इज रियली अ टफ टास्क, और हम लोग भी इरिटेट होंगे जब कोई बच्चा रेगुलरली नहीं आएगा और सारा कुछ, क्योंकि इट इज नॉट जस्ट अबाउट पेइंग द मनी। क्योंकि अगर उसकी बात है ना, तो रेवेन्यू वाली बात को अगर कंपेयर करोगे तो वी हैव सफिशिएंट सेट ऑफ एग्जाम्स, ठीक है। बीएचयू का स्टूडेंट्स आर रेडी टू ज्वाइन, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उनके साथ क्लासेस वो कर पाए। यूपी का भी हम लोग का ऐसे ही चल रहा है, थोड़ा अभी लो चल रहा है काम वहां पर भी। सीयूईटी में बहुत सारे हमारे पास ऑलरेडी हैं चीजें करने के लिए, तो आप इस बात को समझ सकते हो कि जब मैं DSSB की बात कर रहा हूं तो फीस तो उतना रख नहीं देंगे। तो आपको समझना होगा, अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, ये बात मैं तब भी मेंशन करूंगा कि जब आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड है ना तभी ज्वाइन करना डेली बाइट्स पे, अदरवाइज मत ज्वाइन करिएगा। तो मैं अपने आप को कमिटमेंट दे पाऊं कि भाई हम 3 घंटे आए तब, क्योंकि अगर आपको जेन्युइनली, मान लो अगर फीस रख दिया गया 6-8 हजार रुपए कुछ रख दिया गया, तुम बस एक ही बात अपने दिमाग में सोच लेना कि तुम अगर कॉस्ट निकालने की बात है तो डेली बाइट्स के लिए बहुत घाटे का सौदा है वो, टू बी वेरी क्लियर, अगर आप फाइनेंस टर्म से बात कर रहे हो। लेकिन हाँ, पढ़ने की दृष्टिकोण से बात कर रहे हो तो उससे बेस्ट कुछ हो नहीं हो सकता। हमारा ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना, ये लाइव चल रहा है, ये फ्री दे रहे हैं, वो नहीं। आप 3 घंटे रेगुलरली किसी एग्जाम के लिए पढ़ते हो ना, तो इधर यू विल डू और यू विल डाई इन द अटेम्प्ट, ठीक है, बट इन ईदर केस यू विल रीच टू सम रिजल्ट। तो ये छोटी छोटी चीजें जो बहुत काउंट करती, क्योंकि पता है उन सारी चीजों को आपसे साथ इंटरैक्ट करके लिए ना, इंटरैक्ट करके जॉब के लिए प्रिपेयर कराना डे टू डे बेसिस पर हमारे लिए भी आसान नहीं होगा। अगर तुम इस बात को जेन्युइनली फील कर पाओ तो ठीक है, अदरवाइज जैसे कि अब जैसे ये मैंने मैटर भी इसलिए बोल दिया कि नौधा ने अब जब बात करी थी, इतना हम सब समझ रहे हैं दुनिया कैसे चल रही है, ठीक है, देयर आर नो फ्री लंचेस। तो इस बात को मैं अगर हाईलाइट करूं आपके आगे तो ये मैटर करता है। कनिका मैम, इफ यू वांट यू कैन टेक द लीव, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत काउंट करता है, क्योंकि हमारे लिए बेटर ये है कि हम जो फील्ड में काम कर रहे हैं उसी को करें, और टीचर एजुकेशन फील्ड में हम ऑलरेडी सफिशिएंट कर रहे हैं, लेकिन आप तभी ज्वाइन करिएगा जब जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, क्योंकि वहां पर हमको हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसको चेंज ला सकें, ठीक है, हम कुछ बड़ा चेंज ला सकें। और वो हमारे लिए भी एज ए टीचर आसान नहीं होगा। ऐसा मत सोचो कि ये लोग आए शुरू कर दिए हैं और वेबसाइट पे मॉक दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, क्योंकि जब हम लिमिटेड लोगों के साथ काम करते हैं तो बहुत कठिन हो जाता है हमारे लिए काम करना, बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे एक फैकल्टी आपके साथ अवेलेबल होता है, बात करता है। आज मैं बैठा हूं तो मैं आईपी की क्लास छोड़ के बैठा हूं, ठीक है, आईपी की क्लास छोड़ के बैठा हूं और वो बच्चे फी दिए हुए हैं और आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो ये चीज एक हम डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और जब थोड़ा थोड़ा एफर्ट करते हैं, हम लोग भी एफर्ट करते हैं, तो जो है तब बदलाव आता है। तो ये सब बातें आप लोगों पे लागू होती है, क्योंकि अब आप उसी प्रोफेशन में आ रहे हो। तो मेरे से पूछोगे कि सर आप डेली बाइट्स को कैसे आगे बढ़ाते हो, तो पसीना बहा के नहीं बढ़ाता हूं भाई, पसीना नहीं खून मांगता है कभी कभी, वो भी बहेगा पसीने की जगह, ठीक है। कभी कभी कुछ चीजें, कुछ कमिटमेंट्स ना पसीना नहीं खून मांगता है आपका, और बहुत रिस्क भी मांगता है आपसे, ठीक है। तो आप लोगों को जो भी डाउट है उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। दिस विल बी ऑल फ्रॉम आवर साइड। फिलहाल के लिए आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। यहां तक आप आए हैं, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि सीटेट क्वालिफाई करने के बाद सभी स्टूडेंट्स को हम वो करें, लेकिन हाँ, आपको ट्रू पिक्चर दिखाना, क्योंकि आपको ऐसा ना लगने कि आपने कुछ बहुत बड़ा कर लिया है, लेकिन हाँ करना जरूरी ये था, क्योंकि इसी रास्ते से होके जाना है, दरिया वही है, उसी में से निकल के जाना है। सवाल ये कि कौन जो है किनारे पहुंचेगा। तो ये चीज है, तो इस स्पिरिट के साथ आप करिए, तब जाके आप करोगे, ठीक है। मैं और रिंझे मैम जब शुरुआत में काम करते थे, पता है हम लोग के बीच में भी आपस में बहुत बार कि यार ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। एट टाइम्स आई हैव आल्सो फेल्ट लाइक कि यार मैं टूटा तो टीम में और भी लोग हैं, ठीक है। और ये सारा चीज हम लोग के साथ भी रहा है, क्योंकि हमारे पास तो कोई वो नहीं ना, हम तो स्क्रैप सर्चेस बिल्ड कर रहे हैं। तो उसमें रिमझिम मैम का भी जरूर रोल है, बहुत सा टॉपिक, बहुत सारा कंटेंट रिसर्च करके लाना, सारा कुछ। आज एक टाइम के बाद पीछे मुड़ते हैं तो हम लोगों को पता है, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस देख लेंगे यार, क्या है कर लेंगे,
तो वो साल 2 साल 3 साल 4 साल घिसा है बिना किसी रिटर्न के, जो आप तुरंत उम्मीद करने लगते हो। तो ये चीज है। ऑल्सो ये भी देखना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शोषण ना करे। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जेन्युइनली शोषण करते हैं भाई, ये भी ध्यान रखना कि ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शोषण ना करे। मतलब कहने का सेंस है कि तुम्हारे लाइफ में वैल्यू भी ऐड हो रहा है, पैसा चाहे 10-20 रुपए कम हो, तब वैल्यू भी ऐड हो। ऐसा ना हो कि कुछ सीख भी नहीं रहे हो, वैल्यू भी नहीं ऐड हो रहा है, 4 बच्चे तुमको जानते भी नहीं है, बच्चे तुम्हें अलग से गाली दे रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन तुमको अलग से गाली दे रहा है, पैसा भी नहीं मिल रहा, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, यस, कमिंग टू वरुण, देन आई विल कम टू शिवानी। यस वरुण। सर ये डीएसएसपी वाला बैच कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? और सर एक और क्या बोलते हैं, यूजीसी नेट पेपर 2 वाला बैच कब एक्सपेक्ट कर देखिए सकते हैं? क्योंकि वो काफी टाइम हो गया सर यूजीसी नेट पेपर पेपर 2 टू वाले वाला का। मैंने दिसंबर में बोला था कि दिसंबर अंत में शुरू कर लेंगे, और फिर मैंने जनवरी में बोला था कि मिड जनवरी में शुरू कर लेंगे, जनवरी एंड में शुरू कर लेंगे। फरवरी में मैंने बोला था कि फरवरी एंड तक शुरू हो जाएगा। मार्च में मैं कह रहा हूँ कि मार्च एंड तक इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा, क्योंकि डेट आया हुआ है जून का। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी उसका अनाउंसमेंट हो जाए। लेकिन आप वरुण दिल्ली बैच से पढ़े हुए हैं, आपको ये चीज पता है कि जब हम लोग उसको शुरू करेंगे तो रेगुलर बेसिस पर इंगेज होंगे, रोज रगड़ेंगे बच्चे को क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो उसमें क्या होता है ना, हम लोगों को बहुत इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो टाइम जो होता है ना बहुत लिमिटेड हो जाता है थोड़ा सा, अगर आप प्रॉब्लम को फिगर आउट करोगे देखोगे तो। मैंने बोला ना, यहाँ बैठने के लिए मुझे दो बैच में जो ऑफ डाल के यहाँ बैठना पड़ा है, सभी टीचर्स यहाँ बैठे हैं। सर बहुत दिन हो गए रगड़ा खाए थे। नहीं तो मार्च के एंड में मोस्ट प्रोबेबली एकदम हिस्ट्री को लेकर मैं एकदम हूँ कमिटेड, उसको शुरू किया जाएगा। और DSSB वाला भी अनाउंसमेंट किया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली DSSB का बैच हम कोशिश करेंगे कि मॉर्निंग में रखें, सो दैट कि थोड़ा एडजस्टमेंट हो पाए। आसान नहीं होगा मॉर्निंग में, आपके लिए नहीं मेरे लिए उठना। तुम उठोगे नहीं उठोगे तो बात की बात है, मैं अपने लिए बता रहा हूँ, क्योंकि हमको कितने तो बजे फिर भी एक्सपेक्टेड? कितने बजे करना चाहिए आप बताइए। सुबह 5 से 7:30। ठीक है तो सर हाँ यस मैम। 12:30 बजे क्लास खत्म होती है रात में। इसीलिए तो मैंने कहा कि ठीक है, वी विल थिंक ओवर इट, क्या हो सकता है। कोशिश की जाएगी कि चलिए कोशिश की जाएगी 6:30 या 7 से शुरू करके 8-9 2-2.5 घंटे का रेगुलर बेसिस पर रखा जाए। ठीक है आप सबके लिए। तो DSSB को लेकर, क्योंकि देखो यार इतना हम आपको मतलब पता है आप सब पढ़ चुके हो डेली बैट्स पर, कोई हमारा प्रेजेंट में बैच में ऐसा नहीं है कि फी देके बैठा हुआ है। तो बहुत एक जेन्युइन सी बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे लिए भी आसान नहीं होता, क्योंकि उसको कंप्लीट कराना और जॉब वाला जो मसला है ना, दैट रिक्वायर्स अ हेल लॉट ऑफ एफर्ट। क्योंकि मुझे DSSB के क्वालिफाइड स्टूडेंट के साथ भी मीटिंग करनी है। बात है इतनी सी सिंपल सी। तो गाड़ी जब शुरू करेंगे तो गंतव्य तक पहुंचाने की पूरी कोशिश रहेगी, तो इस स्पिरिट के साथ। तो होता क्या है कि थोड़ा सा कई लेवल पर हम लोग भी चेक एंड बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, अगर आप समझेंगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज तो सब बगल बगल व्यापार ही है। हाँ यस शिवानी। I'm audible. यस शिवानी यस। पहले तो रिंकी मैम थैंक यू। मेरे CDP में 27-26 आए हैं, जिसकी और सीरियसली सर मैं बता रही हूँ, मैंने मैम को लास्ट भी बोला था, मेरा फर्स्ट पेपर ही था, किस्मत इतनी खराब, मुझे उम्मीद नहीं थी जी। लाइक मैं 22 को अपने असाइनमेंट सबमिट करके आई हूँ और 22 को ही मुझे पता चला कि मेरा ही सबसे पहला पेपर है। तो बहुत मतलब मेरे लिए तो होच पोच सा हो गया था। और फिर जो मैंने CDP क्लास में पढ़ी है वही पढ़ी थी, उसके बाद सिर्फ मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वो भी रेगुलर कॉलेज था तो बीच बीच में कभी टाइम मैंने एक दिन CDP पढ़ी है। और सीरियसली बता रही हूँ, मुझे यकीन है 27-26, और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे CDP समझ ही नहीं आती और क्वेश्चन देख के बस लगे ही जाते थे। तो ये बहुत अच्छा रहा। और मैं तो बहुत दिनों से पीछे पड़ी हुई हूँ। मैंने कल भी मैम को बोला था DSSB के लिए और मैंने आपको मैसेज किया था, आपको मैसेज आया था 2 बजे समथिंग, समय पढ़ के बस बंद ही किया था नेट। उस समय सर आपसे यही बात करनी थी कि बैचेस शुरू करा दीजिए, क्योंकि मैं ना मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ खुद से। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन भी, तो ये वाली चीज रहती है, जैसे मैंने प्रीवियस MGS KVS का पेपर देखा तो मैंने टॉपिक्स देखे, चलो TLM आ रहा है ये टॉपिक, फिर मैंने YouTube पर भी सर्च किए वो टॉपिक, फिर ना अंदर से वो सेटिस्फेक्शन नहीं आती। ये लगता है कि हाँ डेली बाइट्स की कोई वीडियो होगी तो उसमें तो पक्का आएगा, वरना फिर भटकते रहो ऐसे, तो वो नहीं चाहती मैं। सीरियसली बता रही हूँ।
और मैं तो इसके लिए बोल रही थी कि जैसे लाइक केवीएस, एनवीएस और डीएसएसबी तीनों ही शुरू होना चाहिए, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो, कि साथ में ही प्रिपरेशन हो। पेमेंट का कोई इशू तो है नहीं, क्योंकि भाई यहाँ पर आपको अच्छी चीज मिल रही है, वहाँ थोड़े पैसे। सीरियसली बताओ, पहले ऐसा लगता था यार 10,000 ज्यादा है, इससे तो टाइम बीता गया, लेकिन रिजल्ट के बाद समझ आया कि 10,000 दिए तो वो वेस्ट नहीं हुए हैं। तो पैसा मैटर नहीं करता, अगर आपका सिलेक्शन आपका हो जाए ना इतने पैसों में, 20,000 आपके 50 भी लग जाए ना, तो फिर आपका सिलेक्शन हो तो आपको सेटिस्फेक्शन होती है, चलो मेरे पैसे लग गए और मेरा काम भी हो गया। नहीं, तो रिजल्ट प्रोड्यूस तो सर मैं बहुत तो मस्त है। पैसे चाहिए। रिजल्ट अगर प्रोड्यूस हो एनवीएस जाए तो वॉट एवर कॉस्ट एवरीथिंग इज लेस। यस, फिर माइंडसेट बन जाता है, चलो मेरा हो गया तो कहीं ना कहीं से वसूले एक्चुअली जाएंगे, देखो, इसमें प्रॉब्लम बस क्या ये होती है ना, रहता है। जब अगर कोई स्टूडेंट होता तो क्या सोचता है ना, अंतरात्मा उसकी जानती रहती है, कर तो मैं कुछ रहा नहीं हूँ। एक बच्चा होता है, उसको पता था मैं हूँ तो निकम्मा है, तो वो अपने ऊपर बोझ लेने के बजाय वो डाल देता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो अब ज्वाइन सही भी ये बात करना तो है तो सोचता है कम पैसे में कर ले। अभी तो हम बोले हैं ना 7:30 बजे, अभी हम कह देंगे रेगुलरली 7:30 से उठ के 9:30 पढ़ो, तो उनके साथ दिक्कत हो जाएगी। और जैसे मैं कहता हूँ, डू वॉट एवर इट टेक्स, हाँ सर यू जस्ट डोंट हैव टू डू योर बेस्ट। लोग आएंगे कहेंगे वाह बेटा बहुत अच्छा किया, ये किया वो किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लिस्ट में हो, चाहे धोखे से हो चाहे धक्के से हो तो हो, नहीं हो तो तुम्हारा दोस्त भी अरे 1-2 दिन सुनेगा, पता नहीं इसके इतने भी कैसे आ कि गए। मेरे माइंड में भी आ रहा था कि मैं कोई और अदर बैच ले लूं, फिर अंदर से गिल्ट होता है, नहीं यार कहीं और लेके टाइम वेस्ट नहीं करना अपना। फिर मैं अभी खुद ही एसएसटी पढ़ ले लूं, एटलीस्ट कुछ तो कर लूं खाली टाइम में। तो इसलिए मैं तो बहुत दिनों से वेट कर रही हूँ, मैं तो रोज मैसेज करती रहती हूँ मैम को शुरू करा दो। चलिए ठीक है शिवानी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं, एंड थैंक यू रिमझिम मैम ऑल्सो फॉर एडिंग सो मच वैल्यू इन स्टूडेंट्स माइंड फॉर सीडीपी। ठीक है, हाँ ये सुनाओ था, कुछ आप कह रही थी। सर ये धोखे से और धक्के से वाली लाइन एक बार दोबारा बोल दो। यस एनीवन तो एल्स। मेरे को लग गया, तो ये धोखे वाली बात से मेरे को याद आ गया, जब सेकंड पेपर था और कार में बैठे हुए थे, तो मतलब एक पेन उठाया और फिनोफ्थलीन का ना यहाँ लिखिए ऐसे डेज की, तो वो धोखा धक्का थोड़ा जोर से लगा। इसीलिए मैंने कहा ना, धोखे से हो या धक्के से, भाई जब हो गया तो हो गया। चलिए ठीक है, एनीवन एल्स, एनी डाउट, कोई क्लास, एनीवन एल्स, किसी को कोई इशू, कुछ भी कुछ शेयर करना चाहता है कोई भी, एनीवन? यस चंद्रिका। सबसे पहले तो चंद्रिका, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत अच्छे मार्क्स पाए हैं, एंड चंद्रिका दिल्ली बाइट्स पर बहुत पुराने समय से स्टूडेंट है। इट इज़ माई बैड कि मैं चंद्रिका को रेगुलर बेसिस पर क्लासेस नहीं ले पाया हूँ। चंद्रिका के मेरे साथ जो है शायद रेगुलर बेसिस पर क्लासेस नहीं रही है, तो दिस इज़ रियली अनफॉर्चुनेट फॉर मी। एंड चंद्रिका को दिल्ली बाइट्स में बहुत समय से देख रहा हूँ, बहुत सारे क्लासेस, मेंबरशिप और सारा कुछ, तो अच्छा लगता है ऐसे स्टूडेंट्स को देखकर। तो ग्लैड टू सी यू चंद्रिका ओवर हियर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम, और कनिका मैम तो चले गए, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस भी करना था। बाकी थैंक यू सो मच फॉर ऑल लाइक गाइडेंस, सपोर्ट, लिसनिंग, ऑल द थिंग्स, उनके लिए सभी के लिए थैंक यू। और सर क्लासेस नहीं हुई तो क्या हुआ सर, बातें तो बहुत हुई है, आपने सजेशंस बहुत दिए हैं, इट हेल्प्स मी अ लॉट। और सारी चीजों में मैंने तो इतने लोगों को भी कई बार आपकी लाइन से मोटिवेट किया है, और कई लोगों ने मुझे कहा आपके चमकाने के बाद हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। पर मैंने तो आपकी लाइन से मोटिवेट किया था, जो मैं एक दिन पहले स्टेटस पे देख के जाती थी कि आज सर ने ये मोटिवेशन करी है, और मैंने तो नेक्स्ट डे वही बोला उन्हें। तो थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच मैम। आई स्कोर 30 आउट ऑफ 30 इन सीडीपी ओह वाह, एंड इन मैथ्स आल्सो। वेरी गुड। ये कोई 29 28 पाया हो, पता है ये बात करने वाली, 30 आउट ऑफ 30 इज लाइक बहुत वेरी गुड। चाहे कोई 90 नंबर ही पाके पास और 30 पाया आउट ऑफ 30 एक सब्जेक्ट में स्कोर कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। बहुत वेरी गुड चलेगा, बहुत अच्छा, 30 आउट ऑफ 30। सर थैंक यू सो मच सर। कांग्रेचुलेशंस रिमझिम मैम। यस यस, थैंक सर यू मैम, मेरा थैंक यू सो मच। सर मुझे हमेशा से लगता है कि टीचर का कॉन्ग्रेचुलेशंस मतलब बच्चा ज्यादा डिजर्व करता है, टीचर क्या ही डिजर्व करता है, टीचर तो सबके लिए बराबर था, जो 24 लेके आए उसके लिए भी, जो 30 लेके आए उसके लिए भी, फूंकी नहीं मारी होती उसने। बट यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस चंद्रिका।
Thank you, very ma'am. proud teacher. Right now, I'm feeling very much proud. नहीं, literally तो 30 out of 30 is like Hmm. Yes, sir. In paper 1, I scored 30 out of 30. In paper 2, I scored 28 out of 30. नहीं, 30 So out of this is 30 the is like score. very good चंद्रिका. Very good. सर लैंग्वेज का जो कंफ्यूजन था, मैं लास्ट तक भी ये कर रही थी कि लैंग्वेज 1 हिंदी लूं या लैंग्वेज 2 हिंदी लूं, मतलब कंफ्यूजन चल रहा था, बट फिर मैंने कहा देखी जाएगी, लैंग्वेज 1 विल बी इंग्लिश, लैंग्वेज 2 विल बी हिंदी। नहीं, चलिए बहुत तो सर ये देखिए जो देखी जाएगा वाला एटीट्यूड है ना, ये भी सर रिस्क लेना, फेलियर्स अटेम्प्ट करना, और फेलियर्स फिर को भी उसके बाद एक्सेप्ट देखा करना, नहीं इट्स जाता, ऑल जब कुछ हो बिकॉज जाता है तो देखा नहीं जाता. नहीं, नाम मैंने तो पहले बोल दिया था, देखा जाएगा। थोड़ा तो मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस था और आपके पढ़ाने पे भी था कि भाई नहीं हो तो जाएगा ही, बट वही है कि स्कोर और अच्छा आ जाता है तो और अच्छा लगता है, नहीं, इसके लिए जेन्युइनली आप अंदर से बाय दोनों को, डिफॉल्ट कनिका क्लैप आया. मैम को थैंक यू। जैसे इसने बोला 30 बाय डिफॉल्ट अंदर से वेरी गुड. हाँ जी Yes, सर। मेरी भी kind of this. नहीं Even I could not score Third- जब मैंने सीटेड दिया था. मैम ऑल बिकॉज ऑफ यू। मैं सही बताऊं तो मैंने रिवीजन भी नहीं की थी, मतलब उतनी नहीं की थी, मैंने सेकंड पेपर के लिए बुक वगैरह ले ली थी कि मैं बैठे बैठे कर लूं, बाकी मैंने जो है मॉक टेस्ट दिए थे या वेबसाइट्स पे ही, और बाकी मैंने बुक ले ली थी क्योंकि आई प्रेफर बुक मोर, तो इसलिए मैंने बुक ले ली थी कि नहीं, बुक सही से किया ही था. प्रेफर कर लूं थोड़ा, हम्म, वो इसलिए कर लिया था, और बाकी ये स्कोर था, और बाकी पेपर 2 में भी सही आ गया। नहीं बहुत उसमें थोड़ा डर लग रहा था, उसमें भी सही। गुड. एंड इनफैक्ट आइए। चंद्रिका के साथ ड्रॉप ईयर वगैरह था बीच में, कुछ डिग्री विग्री में शायद गैप थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक यस ठाक याद है सर, तो. वो डिग्री क्लियर ही नहीं हो रही थी सर। हाँ, और उसके बाद मतलब देखो उसने स्टेपिंग वापस से स्टोन। शुरू करके सारा कुछ अब देखो धीरे धीरे सही करते जा रही है, और मैंने तब भी इसको यही बोला था कि अब आगे बढ़िए, बंद करो वो सब जो चल रहा है. यस। और अब धीरे धीरे जो है अच्छा लग रहा है देख के कि देख लीजिए रिमझिम मैम, गुरु गुड़ी रह गया, चेला चीनी हो गया. सर मैं यही कहने वाली थी, एग्जैक्टली यही कहने वाली थी कि गुरु गुड़ रह गई, चेला तारीख बन गए. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. चलिए, एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर समथिंग? यस श्वेता. हेलो सर, हेलो मैम, हेलो गुड श्वेता. इवनिंग। हेलो श्वेता. कैसे हैं आप, कैसे हो मैम आप? आई एम मैं गुड श्वेता. बहुत बढ़िया हूँ श्वेता. Sir, first of all, I thank you. I can't thank you enough. Thank you very, very much. Thank you, ma'am. I scored 30 out of 30 in CDP paper 1. Congratulations भाई, यहाँ पे तो जेम्स बैठे हुए हैं. And in paper 2, I scored 26 out of 30 and I still can't believe ये कैसे हुआ. बस मैम मुझे आपकी एक बात याद थी, जब मैं बहुत परेशान थी, आपको याद होगा उस टाइम पे जब मेरा दिल्ली बीयू का एंट्रेंस भी क्लियर नहीं हुआ था, एंड आई वाज सो स्ट्रगलिंग वेरी मच कि मैं कैसे फोकस करूं. देन आई ओनली रिमेम्बर आपने मुझसे एक बात कहा था कि ट्राई तो करो, जो होगा वो होगा, बस एक बारी तुम करना तो शुरू करो. एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स आई डिड बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा मैंने शुरू किया. एंड मैम फाइनली आई कांट बिलीव मैंने पेपर 1 and 2 दोनों क्लियर कर लिया. एंड मैम थैंक यू, यू आर बीइंग अ कांस्टेंट इंस्पिरेशन. आपकी क्लासेस में आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी बहुत सारी बातें होती थी, जिसमें लाइक सेक्स स्टीरियोटाइप्स, जेंडर स्टीरियोटाइप्स रिलेटेड इशू विच आई रियली एंजॉयड, और उसमें मैं आके बोलती थी LGBTQ के बारे में या वगैरह वगैरह. तो इट वाज वेरी सो मच फन और inspiring by being taught by you, and thank you sir. I literally enjoyed your political science. बाकी सारे बच्चे डर रहे होते थे कि सर की क्लास है. सर आपके पीछे मैं बताती हूँ, रिमझिम मैम की क्लास में सारे डर रहे होते थे हमें नहीं लेनी सर की क्लास. बट आई ऑनेस्टली लुक फॉरवर्ड टू इट. मुझे सर से पढ़ने में बहुत मजा आता था, और पहले पहले सर ने, आई नो सर बीइंग जजमेंटल, उन्होंने मेरे को भी पता नहीं बेवकूफ सी लड़की समझा होगा एट द बिगिनिंग ऑफ द No, I said the silent observer. yes sir, but in the starting नहीं, but the I point thought is I you- remember what I said. yes sir, yes sir. देखिए, एक सेकंड श्वेता, आप नोटिस करिए, इतने दिनों में इतने सारे बच्चों को पढ़ाया होगा, लेकिन चंद्रिका के डिग्री में कुछ इशू था. ये बात मुझे याद है, चंद्रिका बहुत पहले दिल्ली वाइट्स पर आई थी, 2 साल पहले वो ज्वाइन की थी. ये बात उतने दिन में पता है, इतने सारे. अब श्वेता एक बार क्लास में बैठी थी, और श्वेता ने सिर्फ एक मेरे क्वेश्चन का जवाब दिया था,
मैंने कहा ये लड़की ना, दे आर साइलेंट ऑब्जर्वर्स, ये दे मेक द चेंजेस. Thank you, sir. Thank you. And from when I presented my the topic sir gave me in the political science, and I presented my topic, then I felt he was impressed kind of, and तब से सर को लगा कि हाँ थोड़ा इस लड़की को भी पता है. तब से sir I enjoy your classes, and thank you so much, ma'am. I am really looking forward to meet you in person if that happens. Please Yes, make it is possible. going to happen in next 26 month मार्च को ये only. शायद इसी मंथ में, 26 मार्च को मोस्ट प्रोबेबली डेट. हाँ, yes, this month only. meet up अभी करेंगे. तक मेरे दिमाग में फरवरी चल रहा ये है. हाँ, डेट अभी बता दो. डिस्क्लोज किया है मैंने. वैसे 26 मार्च ही है, 25 मार्च जो भी संडे है शायद उसी दिन है. 26 को Ma'am, संडे. 26 मार्च को. it will be on in Delhi, na? यस Del- यस, दिल्ली. also. 26 मार्च दिल्ली, मोस्ट प्रोबेबली इन करोल बाग. Okay, sure. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, Shweta. गॉड ब्लेस यू श्वेता. देखिए कोई और कैंडिडेट इससे पहले ऐड करो. श्वेता ने बीच में एक बात कहा कि रिमझिम मैम यू हैव बीन कांस्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन. पता है देखो यार, बातें वही होती हैं, लाइंस वही होते हैं, तुम्हारी जिंदगी में किस दिन उसकी जरूरत है ना. अब श्वेता को मैं आज कहूं श्वेता कोशिश करते रहो, होगा. सुने एक कान से निकल गया. हो सकता है परेशान हो किसी दिन, और उस दिन किसी व्यक्ति के पास पहुंचे और उसने तुमसे वही बात कही, और मोस्ट प्रोबेबली उस केस में रिमझिम मैम, वो बात आपने कहा और वो बात जो है चेंज लाता है. तो एज अ टीचर भी आप लोगों को ये बात समझना चाहिए. आप बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे हु विल बी लुकिंग अप टू यू पीपल. ठीक है. और पता है जब कुछ ना दिख रहा हो ना जीवन में, हमेशा इस चीज को ध्यान रखना कि कभी भी कुछ नहीं दिख रहा हो तब भी अगला स्टेप दिख रहा होता है. जैसे ही तुम अगला लोगे, अगला फिर दिख जाएगा. और वही छोटे छोटे स्टेप्स जो होते हैं ना, बेबी स्टेप मेक द ह्यूज डिफरेंस इन द each and everyone's life. And same happened with Shweta also. मैंने कुछ ऐसी बात नहीं कही थी जो हम और आप नहीं जानते हैं. बस वही बात है, वो टच करने की जरूरत होती है, कब किसको क्या टच कर जाए. That Midas touch. Anyone else who wants to share something? देखिए जैसे रिमझिम मैम ने एक बात कही अभी कि जैसे काम को लेकर कि कुछ नहीं पता था, अगला स्टेप क्या होता है ये पता होता है. पता है अभी अभी ठंडी बीती है, फॉग जगह जगह आप देखते हो, कोहरा. 200 किलोमीटर दोस्त के घर जाना है तो अपने मेरे घर से 200 किलोमीटर दूर दिखता नहीं है. ठीक है, और तुमको भी नहीं दिखता है. फॉग में निकलते हो लेकिन रास्ता पता रहता है ना, तो 20 मीटर देख के भी 200 किलोमीटर की दूरी तय हो जाती है. ठीक है, सिर्फ एक भरोसा रहता है कि धीरे धीरे चल रहे हैं, 20 मीटर दिख रहा है, ये रास्ता वहां जाता है. बस यही फिगर आउट करना है कि वो रास्ता कौन सा है. रेलवे ट्रेन कैसे चल रहा है, ट्रेन को रोज अपना रास्ता बदल के जाना हो ना, तो लखनऊ से दिल्ली पहुंच ही नहीं पाएगी. लेकिन उसको पता है ये ट्रैक है, रोज इस पे जाना, कोहरा हो चाहे दो, धीरे धीरे ट्रेन करके अपना निकल जाती है उसी में. और ड्राइवर को 50 मीटर भी दिख रहा होता है तो उतना पर्याप्त होता है गाड़ी ले जाने के लिए. वही अपने लाइफ का भी ऐसे ही है यार. इमीडिएट में कुछ चीजें आपके आगे होती हैं जो होता है, तुम ये कोशिश मत करो कि तुमको एकदम एंड गोल दिखने लगे होगा कि नहीं होगा. यार ये किसी को नहीं पता होता. हम लोग भी काम करते ये नहीं पता होता कि ये चीज होगा कि नहीं होगा, कितना उसका रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, क्या होगा. तो ऐसे ही देख लो, फॉग में तुम कितना दूर तक देखते हो, 20 मीटर 50 मीटर, सब ज्यादा ही बोल रहा हूँ, और 500 किलोमीटर की दूरी तय हो जाती है. ऐसी लाइफ में यार अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको क्या सही है, क्या करना चाहिए, वो देखते हुए, और लॉन्ग टर्म विजन के साथ. लॉन्ग टर्म विजन क्या है कि मेरे को यहाँ से अगर लखनऊ से दिल्ली जाना है तो मेरे को दिख रहा है कि अच्छा मेरे को दिल्ली जाना है, विजन ये है. अब धीरे धीरे अपना निकल गए, धीरे धीरे करते करते पहुंच जाएंगे. अब कोहरा हो जाए जो, ऐसे ही आपका विजन है. आप अपना गोल क्लियर रखो, कहाँ जाना है, क्या एक एंड गोल है, करते रहिए, परस्यू करते रहिए, बढ़ते रहिए. ठीक है, कुछ नहीं पता अगला स्टेप क्या होना चाहिए, पता है अगला 10 मीटर दिख रहा है, वॉक करो, अगला 10 मीटर और दिखेगा, और वॉक करो, अगला 10 मीटर और दिखेगा. ठीक है, तो ये एक सेंस ऑफ मोटिवेशन होना चाहिए. खैर, एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर हिज मार्क्स और एनीथिंग एल्स, जस्ट रेज योर हैंड. किसी को कुछ और शेयर करना है? अरे इतना बोलना ना पड़े, इतना सोचो मत, टीचर बनने वाले हो. बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि सर हम कैसे बोलें, आज भी हम इंट्रोवर्ट हैं, ये है. भाई अभी सब नहीं चलेगा. एनीवन? फरहीन, इशिका, कृति त्यागी. Yes, sir. Hello, Good Kirti. evening, sir. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग कृति. Good evening, Kriti. कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया. देखो चमक रही हूँ. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir.
कृति रिजल्ट अच्छा रहा, पास मतलब क्लियर हो गया है। देखिए और कृति, पेपर 1 में 113 है और पेपर 2 में 108 है। गुड गुड, वेरी गुड। देखिए सबसे पहले तो कृति बहुत सारी शुभकामनाएं, कीप डूइंग एंड कीप द थैंक यू स्पिरिट सर। हाई, कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। और यस सर। ये नहीं कि हमको बुला के तो मेरा 30 में 30 नहीं आ रहा है, अरे मेरा इतना ही आ रहा है, मैं यही शेयर करूंगा, ठीक हाँ है। जी सर। और अब आपका स्कोर बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये इस तरह से नहीं होना चाहिए आपके माइंड में, ठीक है। आई होप ऐसा कुछ था, डाउट नहीं था आपको। नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, ये तो मतलब बस ये था कि हुआ जो भी था, जो क्लासेस की वजह से हुआ तभी हो पाया, वरना तो एंड में बहुत कम पढ़ाई हो पाई थी, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत वो इंटर्नशिप एंड एवरीथिंग चल रहा था। बट जो क्लासेस ली थी उससे बहुत कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा वाला। तो हाँ, वो क्लासेस का बहुत ज्यादा यूज था। तो थैंक यू सो मच मैम। ओके कृति, बहुत सारी शुभकामनाएं, गॉड ब्लेस यू, कीप डूइंग। लक्ष्मी, महक, नैन्सी, पूनम, प्रियंका, शिवानी, श्रुति, श्रुति श्रुति शुक्ला, गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग श्रुति। मैम। कैसा रहा आपका स्कोर? सर मेरा बढ़िया था सर, मेरे सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 है। बताओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। ये बताइए, कहाँ? बच्चे का नाम देख के मैं समझ गया इसका होगा। आप रिमझी मैम से मिली थी ना शायद? यस सर, यस सर। हाँ, वही मैं समझ गया था कि वो वाइब्स शेयर हो गया, 30 में 30 आएगा ही। सर उन मैम की वजह से ही है सर, जो भी है। ये बताइए, God देखो इतना bless देर you. कहने के बाद ही शांति से बैठी हुई हो। कांग्रेचुलेशन श्रुति। She has अरे always been थैंक यू, a थैंक यू silent सर। observer. नहीं, वेरी गुड श्रुति, वेरी गुड। यू हैव स्कोर्ड 30 आउट ऑफ 13 सीडीपी, राइट? यस सर। ओवरऑल स्कोर कितना बना श्रुति आपका? सर 122 पेपर 1 और 112 पेपर 2। पेपर 2, वेरी गुड, वेरी गुड। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में है ना? नहीं सर, सर एससीईआरटी डीयू, सर, न्यू अच्छा दिल्ली। डीयू छोड़ दिया था आपने? हाँ सर, सर उसका पेपर नहीं दिया था मैंने। गुड। चलिए ठीक है श्रुति, बहुत सारी शुभकामनाएं, गुड, ग्लैड टू हियर कि 30 आउट ऑफ 30, वेरी गुड। थैंक यू सर। सर मैं तो फिर से देने का सोच रही थी कि एक बार फिर से ही दे अरे देते दे हैं। दिया, बहुत दे दिया यार, अगली बार क्या तुम जो है ऑल इंडिया टॉपर बनना है? अगर ऐसा इच्छा है तो दीजिए। सर इम्प्रूवमेंट होता रहेगा ना सर, हम्म, प्रैक्टिस होती रहेगी। नहीं नहीं ठीक है, बिल्कुल दो, एग्जाम तो दे ही सकती है, बिल्कुल अप टू यू, ठीक है। ओके सर। हाँ, बहुत अच्छी बात है श्रुति, वेरी गुड। ध्यान दीजिएगा, जो भी आरंभ बैच वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा सीटेट के बैच में निकम्मे वही थे, सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस, नो ऑफेंस वरुण, ठीक है। एंड श्रुति भी आरंभ बैच की थी शायद, लेकिन फिर भी मेजोरिटी ऑफ देम स्टूडेंट्स मैं देख रहा था, ये बाकी के जिनका जो ठीक ठाक स्कोर, जो कुछ कुछ ज्यादा सीरियस टॉक कर रहे हैं जॉब वॉब को लेकर, वो आरंभ बैच वाले बच्चे नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो भी सीरियस टॉक कर रहे थे जॉब वॉब को लेकर, तो ध्यान देखो, उनको सुनकर जो तुम समझ लो कि तुम्हारे आगे क्या आने वाला है, तो उसी हिसाब से प्रिपेयर्ड रहिए। इशिका जैन, Ishika has got a beautiful name. Yes, sir. Hello, Ishika. Thank you, sir. हाँ, Ishika. तो how are things going? Anything you want to share? सर वैसे तो सब सही चल रहा है, बस वही है, जॉब को लेकर थोड़ी एंजाइटी सी हो रही है कि अब क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। हम अभी एमए नहीं करी है, तो उसके ऊपर भी ख्याल चल रहा है कि रेगुलर से कर लें, साथ में जॉब कर लें और ओपन से कर लें, कुछ मतलब भी कंफ्यूजन्स चल रही है दिमाग में। अच्छा, ओके ओके। चलिए फरहीन, लक्ष्मी, गुड इवनिंग फरहीन। लक्ष्मी, महक। यस सर। सर मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बस मतलब मेरे को तो इतने परेशान थी, मैम को पता है सर, आपको ही पता, आपसे मेरी बात हुई थी लास्ट में, मतलब बहुत क्योस हो गया था इधर उधर। बट थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सर, थैंक्स टू कनिका मैम। बोलते मतलब इतना सारा सुनने के लिए मेरा, कि मैं आगे रोती रहती थी कि मैम ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मैम कहती थी करो बस थोड़ा, मतलब मैम के पास एक बात थी, मतलब सर आपने भी यही कहा था कि करो, मतलब रुको मत, थोड़ा थोड़ा करो, बट होगा, कुछ तो होगा, करते रहो। तो वही कॉन्स्टेंटली मुझे उम्मीद नहीं थी कि मतलब क्लियर हो जाएगा, मतलब
मतलब मैं इतना नहीं पढ़ी थी जितना मैं पढ़ सकती थी, मतलब हाँ, बट दोनों में क्लियर हो गए, दोनों में 100 अब आ गए, तो मतलब मैं ठीक है, हाँ हो गया। दोबारा देने का मन है कि हाँ अच्छे मार्क्स में स्कोर कर सकती थी, और दोनों मतलब एक में 109 है और एक में 103 है, तो मतलब ये है कि सर मेरे को ये सेटिस्फेक्शन है कि क्लियर हो गया। एंड सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, मतलब स्पेशली थैंक यू इतना मोटिवेशन देने के लिए ना, कि मतलब मोटिवेशन से क्लियर हो गया। तो मैं फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, मतलब मैं ऐसी मैम एग्जाम्स पहले पढ़ती हुई जाती थी, बट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ मैं रात को ही नोटबुक बंद कर दी थी, मैं कुछ नहीं पढ़ूंगी, अब जो है देखा जाएगा वाली बात अभी जो हुई थी, जो है देखा जाएगा। मैम ऐसे ही गई थी मैं, और मतलब फाइनली हो गया मुझे वहां, मतलब मैं आंसर की चेक की थी तो मुझे लग रहा था कि हो जाएगा, बट मैंने मार्क्स शेयर नहीं किए थे जब सर ने लगाई थे स्टेटस वगैरह जब हुआ था। मैंने कहा था रिजल्ट का फाइनल वेट करती हूँ कि कुछ चेंज ना हो जाए इधर उधर, बट मैम हो गया। सर चलिए थैंक ठीक यू है सो मच, तो मैं दिल से मतलब बहुत ज्यादा वाला थैंक यू। महक, बहुत सारी शुभकामनाएं एंड बहुत अच्छी बात है। एंड देखिए, जैसे आपने कहा कि सर थोड़ा हम और अच्छा कर सकते थे स्कोर को लेकर, देखो ये ऐसा फीलिंग हमेशा आता है, लेकिन आप इसमें से बहुत सारे और लोग हैं, थोड़ा और पढ़ लिए होते तो कुछ और स्कोर इंप्रूव हो गया होता। देखो फीलिंग आता है, कर ले जाओ तो यस बहुत अच्छी बात है, अमूमन आदमी सर, कर नहीं टारगेट पाता कुछ है। और सोचा था ना, टारगेट कम आते हैं तो थोड़ा दुख होता है ना, तो वो वाली बात है, टारगेट कुछ और था, टारगेट कुछ और, लेकिन बट मेरे को इस बात की खुशी है कि क्योस बहुत हो गए थे मेरी लाइफ में, दो तो अम्मा की तबीयत खराब हो गई, तो मतलब मैनेज नहीं हो रहा था मेरे से कुछ भी, तो उस बीच हो गया, तो बस इतनी सेटिस्फेक्शन है कि हाँ क्लियर तो हो गया। नहीं नहीं, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं यस सर, थैंक गॉड ब्लेस। देन कमिंग टू नैन्सी। हेलो सर, कैसे हो? हेलो नैन्सी, हाउ आर यू? सर मैं ठीक हूँ। सर मैं मतलब बताऊंगी, मतलब मैं बोल रही थी, मैंने कहा सब बोल लेंगे उसके बाद में बोलूंगी, क्योंकि ऐसा नहीं था मैं डिमोटिवेट हूँ, मेरा नहीं हुआ है, बट मेरा ये है कि कोई बात नहीं, अभी मैं और प्रिपरेशन कर लूंगी, इसलिए मैं थोड़ा शांत थी, मैं कुछ बोल नहीं रही थी। बट ये नहीं है कि मैं डिमोटिवेटेड हो रखी हूँ, इट्स फाइन एप्रिशिएशन मेरा। टू योर गट्स कि आपने इस बात को शेयर किया, ठीक है। यस सर, मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं कहीं लैग कर रही हूँ, बट हाँ कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी सब कुछ, सबकी गाइडेंस है, सब कुछ है, तो मैं और ट्राई और अच्छे से कर लूंगी, और मैं होप करूँ कि नेक्स्ट टाइम और अच्छे से स्कोर कर लूँ। देखिए, शायद मैं नैन्सी की जगह होता, मैं सुनता रहता और शांति से चला जाता, शायद शायद। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, ग्रेट नैन्सी, एंड बहुत बड़ी बात है, बहुत करेज चाहिए आगे कहने के लिए, यस सर, इसलिए मैं शांति में पहले सुन बहुत लूंगी, करेज उसके चाहिए, बाद में। लिटरली बता रहा हूँ, बहुत करेज चाहिए कि यहाँ एक ऑल द वे एक डिफरेंट बात हो रही है, और उसमें आके उसने वो चीज कहा कि सर आई हैवंट मेड थ्रू, दो इन्होंने एडमिशन इसी साल लिया है, एंड शी वाज ऑलरेडी गोइंग टू लॉट ऑफ अदर चैलेंजेस, ये बात मुझे ऑलरेडी पता है। एंड मैंने नैन्सी का नाम इसीलिए कॉल आउट नहीं किया था क्योंकि मैं इनको शायद मीट के बाद बोलता रोकने के लिए, ठीक है, क्योंकि नैन्सी वाज ऑलरेडी गोइंग थ्रू अदर चैलेंजेस, लास्ट मोमेंट तक एडमिशन भी क्लियर नहीं था, एंड इन मीन टाइम शी हैड ऑलरेडी ज्वाइंड द सीटेड बैच, तो बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत सारे इश्यूज थे, लेकिन होता क्या, जब रिजल्ट आ जाता है तो हम उन इश्यूज पे बात नहीं करते हैं, ठीक है, हुआ नहीं हुआ उस पर बात करते हैं, और in that case the candidate comes and shares this thing, really very appreciating, very appreciable, मतलब बहुत guts and courage चाहिए। जैसे मैंने मीटिंग की शुरुआत में बोला कि लास्ट मैंने जब बीएड के बैच में पढ़ा रहा था कल, तो मैंने यही बात बोली थी कि बिना इज्जत के लोग इज्जत बनाने लगते हैं, तो नैन्सी बहुत अच्छी बात है कि आपने ये बात शेयर किया, एटलीस्ट यू हैव ब्रॉट दिस थिंग इन माई नोटिस एज वेल, क्योंकि जब भी अगला सीटेड का बैच और सारा कुछ रहेगा तो उसमें एक अलग से जो है माइंड में रहेगा, ठीक है। यस सर, ये सर आप बोलते हो ना कि मतलब बहुत सारी चीज सीखी है मैम से, आप सबसे, जैसे आप बोलते हो ना कि आपको कोई पूछने वाला नहीं है, या आप ही होगी, अगर शेयर करोगे तो आपको ही पता चलेगा, तो इसके लिए मैं वेट कर रही थी, मतलब मुझे पता था, मैं मीटिंग का वेट कर रही थी कि मैं सर से इंटरेक्ट करके ही उन्हें बताऊंगी, इसलिए मैंने मैसेज भी नहीं किया था, इसलिए मैं बस यही सीखा है कि इधर से कि मतलब किसी चीज में अपने आप को बैक स्टेप नहीं करना, जो हो उसको एक्सेप्ट कर लो और उसको इम्प्रूव कर लो, बट उस पर रोने धोने का कोई फायदा नहीं है। तो अभी ये है कि जैसे अभी आपने बताया, तो मेरे में मोटिवेशन आ गई, इंटरनल खत्म हुए हैं, छुट्टियां पड़े तो कल से शुरू कर दूंगी पढ़ना, ताकि और अच्छा स्कोर नहीं हो नहीं जाए। नैन्सी, बहुत अच्छी बात है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, बहुत करेज चाहिए कहने के लिए आगे, बहुत करेज चाहिए, ठीक है, और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यार ऑलमोस्ट मीटिंग इज अबाउट टू रैप अप एंड वी आर अबाउट टू कंक्लूड, और उसमें आपने ये बात ओपनली शेयर किया, बहुत अच्छी बात है। जो भी चैलेंजेस थे वो तो अपने एक जगह पर वो मसले हैं ही, ठीक है, उन मसलों को किनारे रखा जाए, कुछ नैन्सी के कुछ पर्सनल इश्यूज, फी को लेकर बहुत सारे इश्यूज थे, वो सारे अलग मैटर हैं,
लेकिन बहुत गट चाहिए बात आगे कहने के लिए। और देखिए इसका एक पहला पॉजिटिव आउटकम यही होगा कि फ्यूचर में लाइक आप सीटेट है या किसी भी चीज़ में डेली वाइट्स पर कोई भी आपका वो रहता है तो एक टीचर्स के हम लोग के माइंड में भी रहेगा, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक एक सेंस ऑफ कंसर्न, जब हम थोड़ा सा टीचर भी तुम्हें पुल करे तो बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। 4 बार टीचर ही आपसे पूछ ले और पुल करे तो बहुत फर्क पड़ता है। तो वो जो आप शेयर कर रहे हो तो बदलाव के लिए आप तैयार रहो, तो वो पॉजिटिव आउटकम आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है नैन्सी? यस सर। हाँ जी। ओके नैन्सी, एंड प्लीज वेट आफ्टर द मीट, आई विल टॉक टू यू। हाँ यस पूनम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर मेरे को ये पूछना था कि जैसे अभी आपने बताया कि हम जॉब के लिए आगे तैयारी करें, तो मुझे ना एक काम ये समझ नहीं आ रहा कि हम बहुत अच्छे से और बहुत इफेक्टिवली अपना सीवी कैसे बना सकते हैं, मतलब कुछ हिंट्स वगैरह, या फिर आप अगर थोड़ा सा बता देंगे तो। ओवर टू यू मैम। देखो सीवी बनाने के लिए आपको सबसे पहले रफ कॉपी पेपर, पेन पेपर उठाओ और उसमें वो पॉइंटर्स लिखो जो अभी तक आपने अचीव कर रखे हैं, कहाँ से आपकी पढ़ाई हुई है और कहाँ से पढ़ाई हुई है में हमेशा ही ये चीज ध्यान रखिएगा, रिसेंट से ओल्ड की तरफ जाया जाता है। रिसेंट आपका क्या है स्टेटस, अगर आप कहीं पे वर्किंग हो तो, और अगर वर्किंग हो तो राइट नाउ वो मतलब जब हम बोलते हैं, बोलते वक्त लास्ट में आता है, लिखते वक्त पहले आता है, और फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशंस लिखते हैं और फिर आपके अचीवमेंट्स लिखते हैं। फोटो अपनी अच्छी जगह से प्लेस करो, छोटा सा बायोडाटा में अपने बारे में लिखो, वेयर यू बिलोंग फ्रॉम, दैट्स इट। और 2 पेज इस से ज्यादा ना प्रकार हो। एक सीवी बनाया जाता है। और 2 पेज से ज्यादा ना हो, सीवी कोई लंबा चौड़ा पढ़ना पसंद नहीं करता है। और क्रिस्प पॉइंटर्स लिखो, उसको हाईलाइट करो, बस उसमें इज, एम, आर जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हम पढ़ते हैं ना उन सबको ओमिट करो। और पूनम कोई ऐसी चीजें जो नहीं आती है, लाइक तुमको लग रहा है कि मेरे पास कुछ है नहीं ऐड करने के लिए, तो स्टार्ट डूइंग ताकि ऐड करने के लिए हो। सर्टिफिकेट कोर्सेज से ही करो, स्टार्ट करो कुछ ना कुछ। जैसे मेरे को जब पूनम ने बोला सीवी, मैंने तो कमेंट किया पिछले 3-4 साल से मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया है और आगे भी 30-40 साल तक मैं करूंगा नहीं कहीं अप्लाई, तो पॉइंट ये है सर इसीलिए ठीक है। एंड सेम गोज फॉर रिमझिम मैम, ठीक है। लेकिन हाँ रिमझिम मैम ने इस पहले के बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड कर रखा है सारा कुछ, ठीक है। चलिए खैर, मेरे में ही सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं, मतलब मेरे बाकी सब्जेक्ट्स में एक में 26 है, एक पे 25। बताइए मैम। देखिए सब रिमझिम मैम बीएड के बच्चे भी आते हैं सर, साइंस में मैम ने जो पढ़ाया था, जो नोट दिया था ना सर, वो तो एकदम ही था। तो और सर मैं आरएम के बैच से ही। अच्छा आरएम बैच से ही आज? नहीं वो मैंने 2-4 एक्सेप्शंस हैं उसमें, जैसे श्रुति है, पूनम है, वरुण है, इशिका है, ठीक है, एक्सेप्शंस है कुछ कुछ। वरुण, इशिका और श्रुति तीनों मिले थे। मैम मैं मतलब बहुत ज्यादा जब क्लास चल रही थी तब अटेंड नहीं कर पाई थी, मतलब जब मैंने ज्वाइन की थी, क्लासेस स्टार्ट हो गई थी तो मैंने ज्वाइन नहीं की थी क्योंकि कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी। सर ने मुझे कॉल भी किया था पर्सनली कि मैं क्यों क्लास नहीं अटेंड कर रही हूँ, कि सबमिट हो गई है, तो मैंने बताया था कि कुछ प्रॉब्लम है, बट मैंने रिपीटेड देखी थी सारी क्लास जो भी आपने डाली थी टेलीग्राम पे, तो बस मतलब सीडीपी मुझे लगा कि बहुत इजी आया था और मैं बहुत अच्छे से अटेंड। बताइए, इन्होंने बीच में देखो एक बात बोली कि सर आपने कॉल किया था ये पूछने के लिए आप क्लासेस क्यों नहीं आ रहे हो, कहीं पैसा दे दियो तुमको कॉल करके पूछ लेना वो आदमी पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो। सर बल्कि मतलब मुझे मोटिवेट हुई उस चीज को लेके कि आपको इतनी टेंशन है तो एटलीस्ट मुझे तो पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। तो ये चीज है। चलिए ठीक है पूनम, बहुत बहुत धन्यवाद एंड आप सभी लोगों को थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग योर टाइम। किसी को ऐसा लग रहा है कुछ शेयर करने के लिए रह गया तो आप रुक सकते हैं, आई विल वेट फॉर यू एंड रेस्ट ऑल ऑफ यू। बहुत सारी शुभकामनाएं, करते रहिए। आप लोगों का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें हमारी कोशिश रहेगी, गवर्नमेंट जॉब के लिए तो पूरी दुनिया बैठी है हो हल्ला करने के लिए, प्राइवेट जॉब को लेकर जो भी सारे इश्यूज हैं उसमें डालते रहेंगे हम लोग। कोशिश रहेगी हमारी कि हम लोग आपको बेस्ट पॉसिबल वे में गाइड करें और थोड़ा सा एक सेंस ऑफ जो कनेक्टिविटी रहती है जो हम लोगों का पढ़ाने करने का मॉड्यूल है उसको लेकर हम बहुत जल्द बहुत अच्छे से करें और डिलीवर करें आप लोगों को। और थोड़ा सा एक सेंस ऑफ कंसर्न मेरे अंदर रहता है कि आप फी देकर आए हो तो आपका भी सिलेक्शन हो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी ओन अप नहीं करना चाहता है।
देखिए मैं यहाँ बात कर रहा था तो मैं सभी कैंडिडेट से एक बार नाम कॉल आउट करके बात करने की कोशिश की, बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन ये नहीं कि सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चों ने भेज दिया, आप स्क्रीनशॉट शेयर कर दी और वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। किसी बच्चे से ये नहीं पूछा गया कि तुम पास किए हो या नहीं पास किए हो, हमने कभी ये नहीं पूछा है। सभी बच्चे को मैसेज किया गया, सबको टेलीग्राम ग्रुप में बोला गया और सबको कहा गया ज्वाइन करने के लिए। आप देखिए इसी में से अच्छे खासे लोग कर रहे हैं, इसी में बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ है। जिनका नहीं हुआ है उनको डेली बाइट्स अपने सीक्रेट के अगले बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएगा एज पर द कमिटमेंट मेड बाय मी। ठीक है, आपका स्कोर कार्ड देखा जाएगा और आपको उसमें फ्री में एनरोल किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। और रही बात, देखो हम ये चीज कर सकते हैं, मैं तुमसे 2 बार पूछ सकता हूं, लेकिन इतना स्वयं से वादा आपको करना पड़ेगा कि हम क्लास रेगुलरली आए, पर्सनल चैलेंजेस को छोड़ के आए। क्योंकि देखिए आई एम सॉरी टू से, जिन लोगों ने नहीं मेक थ्रू किया या तो वो इसी ईयर एनरोल किए हैं या फिर उन्होंने ठीक से क्लासेस भी बहुत रेगुलर और रेगुलर वे में नहीं वो कर रहे थे। ठीक है, उस बात पर चिंतन करने का समय आएगा भविष्य में, आज उस पर चर्चा नहीं करना है, आज वो टॉपिक ऑफ द डे नहीं है। ठीक है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो मैटर करती हैं। एंड बाकी के लोगों को ध्यान दो, सीटेट आसान है, उसके बाद भी फिर भी हमारे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर हमारे साथ। ठीक है, जब इतने छोटे सैंपल में हमें 2-3 एग्जाम्पल मिल सकते हैं तो सोचो बड़े सैंपल में कितने सारे होंगे, है ना। ठीक है, तो सिर्फ आसान है कहने से नहीं होता है, आसान है तो भाई वो होना चाहिए, नहीं तो कंपटीशन वहां जाके नहीं टफ तो हो जाता यूट्यूब है। पर और इस दुनिया भर में बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। सवाल ये है कि उस कंटेंट में तुम डिलीवर करने वाले हो कि नहीं। नहीं तो लोग कहने के DSSB KVS नेट यार क्या नहीं चल रहा है इंटरनेट पर यार, उससे तुम डिलीवर कर पाओगे कि नहीं। तुम्हें कोई है कि नहीं फोन करके पूछने वाला कि भाई तू क्लास क्यों नहीं आ रहा। वो अलग बात है तुम झूठ बोल देना मेरे से, वो अलग बात झूठ बोल देना, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि तुमसे कोई पूछने वाला है। ठीक है, और सही बता रहे हैं, हमारे लिए भी इजी नहीं होता, माथापच्ची करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो काउंट करती हैं, और ये स्पिरिट रखिए। बाकी का जो आप लोगों का जॉब का अपडेट मैंने बोला टेलीग्राम में आएगा, DTSB का अपडेट भी बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा। बाकी की सारी चीजों पर भी आप लोग अपना फोकस रखिए, एकदम पैनी निगाह रखिए। एंड इट इज नेवर गोइंग टू बी इजी, कभी आसान नहीं था, इवन रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें जो काउंट करती हैं, छोटा छोटा एफर्ट है जो काउंट करता है। बहुत सारे डिमोटिवेशंस आएंगे, और हाँ कोई भी आपके पर्सनल लाइफ में जो आप काम कर रहे हो, जिंदगी में बाहर से कोई ऐसा चैलेंज नहीं होता जो तुमको कमजोर करके डीरेल कर दे। सारी चैलेंजेस अंदर से ही आते हैं। अंडा देखियो ना, अंडा, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ फटे तो जीवन आता है, और बाहर से अंदर की तरफ दबा के फोड़ दो तो जीवन जाता है। ठीक है, तो जब आपके अंदर से वो आवाज आएगी, और जब होता है कि अंदर की चेतना जब प्रस्फुटित हो उठेगी, तब आप महसूस करोगे कि एक न्यू लाइफ की तरफ बढ़ रहा है, जो अंदर से मोटिवेशन आ रहा है। और बाहर से जो मोटिवेशन आएगा वो अंडे को प्रेस करने से होगा, और अंडे को मैं प्रेस कर दूंगा तो वो एक दिन बाद ही हो सकता है कि अंडे में से बच्चा निकले, लेकिन पहले दबा दिया जाए तो वो मर जाएगा। ठीक है, वही एक आपके अंदर से भी होता है। कितनी भी मैं बात समझा लूं, कितना भी तुम मोटिवेशन का वो देख लो, तुम उस बात को देखकर अपने जीवन में कहां पर इंप्लीमेंट कर पा रहे हो। और आप सबसे मैं कितना ही बात कर लूं, कितना भी स्कोर हुआ होगा, नैन्सी ने ये बात आके जो पब्लिकली सबके सामने कहा ना, वो जो उसके दिल में जो मोटिवेशन दे रहा होगा ना ये कहने के बाद, वो बाकी के लोगों का नहीं होगा नंबर पाने के बाद भी। ठीक है, छोटी छोटी चीज काउंट करती है कि अंडा अंदर से जब फूटे तो नया जीवन आता है, और वही आपका अंदर है, आपके दिल और दिमाग में जो बात आ रही है ना, वो वहां से फिर तुम अच्छा अच्छा करते जाते हो तो वो चीज रहता है। और एक टाइम के बाद जब अच्छा करने लगते हो, 2 पैसे कमाने लगते हो, तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि 2 पैसे कमा रहे हो कि 4 पैसे कमा रहे हो। पहली बार जब 2 पैसे कमाओगे तो फर्क पड़ेगा, 2 से 4 6 होता रहेगा, फिर आप पे फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यू स्टार्ट एंजॉइंग द प्रोसेस इंस्टेड ऑफ द रिजल्ट। तो बेटर ये कि प्रोसेस को भी एंजॉय करना शुरू किया जाए, और इस मानसिकता के साथ आप आगे बढ़ोगे। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि लोग कहेंगे सक्सेस विल बी ऑल योर्स, तू कर सकता है, तो उठ खड़ा हो, ये सब बातें मैं करता नहीं हूं, और इस तरह का मैं मोटिवेशन देता नहीं। ठीक है, और बहुत प्रैक्टिकल से मैं बात करता हूं, बहुत प्रैक्टिकल से मोटिवेशन देता हूं, क्योंकि मेरे को पता है बच्चे नहीं रह गए आप, बेवकूफ बनना ना बनना अपने हाथ में होता है। कल मैंने BHU का सिलेबस अपलोड किया, उसमें एक बच्चे का कहना है कि यार तुम एग्जाम की डेट के बारे में क्यों नहीं बताते हो, क्योंकि आप सी खुद ही बनना चाहते हो।
क्योंकि यूट्यूब पर जाओगे तो तुम्हें गूगल सीयूईटी पे ड्यू का, सीयूईटी का, सबका एग्जाम डेट आ गया होगा यूट्यूब पर, बस यूट्यूब तक ही है वो। अब हम लोगों को कवर नहीं करते ना, तो लोगों को लगता है कि तुम ये क्यों। अब मैं बीएचयू का सिलेबस बता रहा हूँ भाई, पढ़ ले। ये सोशल साइंस में हिस्ट्री पूछ रहा है, ज्योग्राफी पूछ रहा है, भाई तेरा नहीं हो रहा है, तेरे को पता है, ये कमेंट शो करता है कि तेरा लॉजिक कितना पीछे चला, तेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, पेपर आज हो चाहे 1 महीने बाद हो। ये सवाल स्वयं से पूछना है, वो चेतना अंदर से जागृत होगी। ठीक है, तो किसी भी चीज को तुम देखोगे कि जो है ठीक है, तो ये चीज आप देखोगे, आपको देखने के लिए मिलेगी। सोचो वो आगे कह रहा है कि आप लोग क्यों नहीं डेट पे इन्फॉर्मेशन देते, क्योंकि हर जगह डेट पे इन्फॉर्मेशन दे रहा है। बेवकूफ, डेट पे कोई इन्फॉर्मेशन आया ही नहीं है। कौन से पेपर का स्ट्रक्चर क्या होगा कोई आया ही नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बस कहा सीयूईटी से कराएंगे, पता नहीं क्या पेपर कोड होगा। अब लेकिन तुम गलत, लाइफ में बड़ी जरूरी होती है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर सही सवाल पर पहुंचो, ना कि सही जवाब पर। इस समय मेरा सही सवाल क्या है, आपका सही सवाल क्या है कि यहाँ पर मुझे क्या करना है। वो सब सही सवाल पे नहीं पहुंच रहे हैं। सही सवाल क्या है, एनटीए जब डेट देगा तो हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो तुम निकाल लोगे क्या, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले जिस दिन डेट देंगे निकाल लोगे। अगर सीयूईटी में घुसा दिया ना, तो पहले 20,000 देते थे, अब 50,000 देंगे। जिनको नई भी एडमिशन लेना है वो भी उसको कहेगा हमको वहीं जाना है, तो कंपटीशन और बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब कि वो और नहीं हो रहा है। तो लोग बेवकूफ खुद ही बनना चाह रहे हैं। वो चाह रहा है कि कोई आके कहे कि ये डेट है, ये है, वो है, फालतू चीजों पर बात करो बैठ के। मैं बता रहा हूँ ये एलिजिबिलिटी है, ये सिलेबस, अभी ये जानो। जब फॉर्म आएगा तो फॉर्म के बारे में बताया जाएगा, जब एग्जाम का डेट आएगा तो एग्जाम की डेट के बारे में बताया जाएगा, जब कट ऑफ आएगा तो कट ऑफ की डेट के बारे में बताया जाएगा। जब कुछ नहीं आएगा तो हम भी शांति से बैठे रहेंगे, ये कुछ नहीं आया। एक्चुअली सर बात ऐसी है ना कि अगर कोविड ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को रिवॉल्यूशनाइज किया है, तो इस चीज को भी, फालतू का कंटेंट कंज्यूमिंग इतना ज्यादा बढ़ गया है लोगों के पास कि दे आर नॉट एबल टू फिल्टर इट आउट कि हु इज जेन्युइन एंड हु इज नॉट। और इस चक्कर में फालतू के सवाल घूम रहे हैं। भाई तुम डेट से क्या करोगे, तुम्हारा साइंस कंप्लीट नहीं, तुम्हारा सोशल साइंस कंप्लीट नहीं। डेट 1 महीने बाद की हो या आज की हो, क्लियर तो तब भी नहीं होना, क्योंकि तुम्हारा तो सवाल ही वही है, भैया डेट कहाँ है। आई बैक टू डिफर ओवर हियर विद यू। मेरा ये मानना है कि जो ऐसे लोग होते हैं अपना बुद्धि एकदम बंद किए रहते हैं, उनको ये है कि हमको खोलना ही नहीं है, कोई कहे तो भी नहीं खोलेंगे। ठीक है, और सर लेकिन लोग गलत नहीं होते, आपको पता है। ठीक है, वैसे लोग जनता में नहीं अजंता में आते हैं। ठीक है, नहीं लिटरली बता रहा हूँ, आप अपने आप को इन चीजों से बेवकूफ नहीं बनाना है। कोई तुमसे कह, आपको कुछ दिन पहले हमसे कोई कह रहा है हम रिवॉल्यूशन ला देंगे एजुकेशन सेक्टर में, ये वो 1000 रुपए में केवीएस की तैयारी करा रहा है। दिसंबर में बैच बना रहा है, जनवरी में 1000 रुपए में क्या दे दिया 1000 रुपए में सब दे दिया। तो जनवरी में तुम पढ़ के क्वालिफाई कर लोगे क्या फरवरी में? अरे ऐसे नहीं हो रहा है भाई, इट इज नॉट दैट सिंपल। तो जितना अब होता क्या कि अगल बगल लोग भी वैसे ही बैठे हुए हैं, घर वाले क्या कर रहे हो, हाँ केवीएस का फॉर्म आया, बैच ज्वाइन किए, ये बता रहे हो फीडबैक के नाम पर। तो इन सारी चीजों से बचना होता है आपको, अपने आप को बेवकूफ नहीं बनना है। सोचो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है ना जो बीएचयू में बीएड का 4 अलग अलग पेपर होता है, चारों का मॉक टेस्ट तैयार कराया हो, चारों का लेक्चर तैयार कराया हो, और दिल्ली बैट्स की वेबसाइट पर अवेलेबल है। मतलब हमारे लिए बस यही बताना बाकी रह गया कि डेट कब है। वो सबसे आसान काम है, ये एक फोटो बनाया, डेट कब है और डाल दिया। सबसे कठिन काम हमने कर रखा है पहले ही से, क्योंकि हमको उससे मतलब नहीं है कि 500 लोग आ रहे हैं कि नहीं। वो जो 50 बच्चे आ रहे हैं ना, उसमें से कम 20%, 30%, 50% का सिलेक्शन ठीक ठाक हो, रिजल्ट सही से प्रोड्यूस करे। आज तक हमारा एप्लीकेशन खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि हम वो जाके वो चीज वो नहीं शेयर करते हैं, क्योंकि हम DT+SB पे सारा कंटेंट तैयार करके डाल सकते हैं, कह देंगे 1000 रुपए में कर लो, कट गया तुम्हारा, कट गया। तो हम कर रहे हैं ना, मेरे को पता है कट गया तुम्हारा, क्योंकि हम पीछे से हम लोग बना रहे हैं, तो पता है कहाँ पे कट गया उसका। लिटरली बता रहे हैं, उससे सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि तुम सिलेक्शन पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, क्योंकि तुम बाय डिफॉल्ट बचपन से ये सोचते आए हो, हाँ तो कौन सा मैंने बोर्ड का एग्जाम टॉप कर लिया था, हाँ तो मैंने कौन सा 12th टॉप कर लिया था, हाँ तो क्या हुआ, बीएड वाले भी तो दिए थे तो नहीं हुआ था। तो तैयारी तो करना एक पार्ट ऑफ मेरा वो है, तैयारी कर रहा ही मेरा पैशन हो गया, सिलेक्शन नहीं। ठीक है, तो फिर जाके केवीएस भी दे दिए, DT+SB भी दी, तो वहां भी फेल हो गया, तो क्या हो गया। तो तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम बहुत एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, तो भी तुम पास कर सकते हो, तो भी तुम सेलेक्ट हो सकते हो। दिल्ली बैट्स पे अच्छे खासे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने किया है सारा कुछ, लेकिन जब आपके अंदर वो फायर आएगा, जब अंदर से आपके फायर आएगा कि भाई ये चीज हो रहा है, तब आप देखोगे कि यार चेंज आ रहा है, तब आप देखोगे आप बदलाव करने लगे। ये जब अप्रोच रहता है ना, ये स्पिरिट रहता है, तब चेंज आता है। और ये अप्रोच के साथ आप आगे जाओगे तभी आप सक्सेसफुल रहोगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। ठीक है, दुनिया को पता है कि रावण ताकतवर था कि राम, सबको पता है रावण ताकतवर थे,
राम नहीं, सबको पता ज्यादा बड़ी सेना किसके पास थी, रावण के पास कि राम के पास? तो रावण के पास ज्यादा बड़ी सेना थी। किसके पास ज्यादा धन, यश, वैभव, कीर्ति, उपलब्धि और क्या नहीं था रावण के पास? सब कुछ रावण के पास था। उसके पास भी रावण जो है हार जाता है युद्ध, और रावण देखोगे कहता है कि मुझसा पंडित मुझसा योद्धा संसार में न होगा दूजा, मैंने अपना शीश काट काट के शंकर को है पूजा। इतना बड़ा डिवोटी था लॉर्ड शिवा का। क्या नहीं था? एटीट्यूड। पराई स्त्री हर के लाए हो। अब उसको तुम चाहे जितना भी जस्टिफाई कर लो, कितना भी यश वैभव कीर्ति हो, वो जो एटीट्यूड मिसिंग है। ठीक है, राजा वो भी है, राम भी है, रावण भी है, वो अपने लोगों के साथ बराबर बैठ के बात कर रहा है। राजा और रावण एकदम ही अलग ऊपर गुमान में बात कर रहा है। तो ये सिर्फ एटीट्यूड और अप्रोच मैटर करता है। और सबसे कठिन काम लाइफ में क्या है? अपने अंदर कोई बदलाव लाना। 2 घंटा मेरे को सुने हो, कह दें 4 पन्ने लिखने के लिए, लिख दोगे मेरे ऊपर कि बहुत बुरा आदमी है, ये वो, ऐसा कौन कहता है बच्चों को? ठीक है, ये सब लिख सकते हो मेरे बारे में। ठीक है, साफ सुथरे शब्दों में बता दिया। और अपने बारे में कह देंगे 2 पन्ने लिख दो, तो माई नेम इज दिस, आई एम डूइंग दिस, माई फादर इज दिस, माई फादर डज दिस। अबे ये सब तुम्हारे बारे में नहीं है, ये सब तो तुम पैदा हुए तो करोगे ही हर दूसरे के बारे में। माई नेम इज दिस, माई पेरेंट्स नेम इज दिस, और आई लाइक दिस। why are you valuable? what can you do? that matters। तो तुमको समझ आएगा कि क्योंकि ये बताओगे तब जब तुमको जेन्युइनली आता होगा, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट रहेगा, तभी बता पाओगे, अदरवाइज नहीं बता पाओगे। ठीक है, चलिए ठीक है, आज की चर्चा के लिए यही, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द सीटेट के स्टूडेंट हैं वो यूज टू नहीं है सर को 12 बजे तक बैठ के सुनने के। वो बीएड वाले होते हैं, उनमें उनको मैं तैयार कर रहा हूँ हिसाब से कि 3 घंटे बैठ के रगड़ना तैयार रहे मानसिक रूप से। बाकी के सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, शुभ रात्रि, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई थिंक डेली बाइट्स पर मैं देख पा रहा हूँ कि वी हैव ऑलमोस्ट मेड 90 to 95% ऑफ द रिजल्ट फॉर सीटेट बैचेस। तो अपनी पीठ भी हम लोग थपथपा सकते हैं कि बहुत अच्छी बात है, जितना किया अच्छा किया, जो रिजल्ट प्रोड्यूस किया अच्छा किया। ठीक है, आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, करते रहिए। मैं बस ये बताना चाह रहा था कि सीटेट के बाद क्या रोड अहेड रखना है। जो भी बातें मैंने बताई हैं वो इमीडिएट रिजल्ट प्रोड्यूसिंग वाली नहीं है, लॉन्ग टर्म में है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म अप्रोच में ही आप देखोगे कि ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगा, तभी आप चीजों को लेकर कर पाओगे। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। छोटे-छोटे गोल्स को, एक मिनट सर, छोटे-छोटे गोल्स को थोड़ा सा इग्नोर करो, लॉन्ग टर्म्स के लिए काम करो, स्किल्स पे काम करो, एंड यस डू फॉलो डेली बाइट्स। कुछ ना कुछ हमेशा मिलेगा नया। गुड नाइट ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर। गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, गुड नाइट। गुड नाइट चंद्रिका। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, गुड नाइट। थैंक यू महक। शिवानी, आई एम टेकिंग द हार्ट। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। यस वरुण।